अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सनिया शाह और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स फॉर एवर्स पे। आज हम रीड करने जा रहे हैं अरीशा का एक और नावल, एक तेरा दिल पिघलता नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तेरा दिल पिघलता नहीं बाय अरीशा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक साल पहले भी ऐसी ही बारिश हुई थी जो इसकी हर खुशी, हर ख्वाहिश को अपने साथ बहाकर ले गई थी। लेकिन आज की ये बारिश इसे कुछ छीनने नहीं आई थी, बल्कि आज की ये बारिश तो इसे इसकी हर खुशी लौटाने आई थी। कितना तड़पा था वो एक साल पहले, कितना दर्द सहा था एक साल पहले की वो रात। वो कभी भुला नहीं सकता था, जो इसके लिए अजियत से भरी हुई थी। लेकिन आज तो वो इस रात को याद तक नहीं करना चाहता था। इसने आज इसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी, क्योंकि आज इसने अपनी चाहत को पा लिया था। इस चाहत को जिसे इसने रो रो कर अपने रब से मांगा था। ये कैसे मुमकिन था कि इस बुक्का बंदा अपने रब से रो रो कर कुछ मांगे और उसका सोना रब इसे ना दे। और किस खूबसूरती से आज इसके रब ने इसे हर खुशी दे दी थी। सबसे पहले तो इसने शुक्राने के नवाफल अदा किए। वो जानता था कि चाहत के लिए ये नया सफर आसान नहीं है। इतना कुछ सहा था इसने, कितनी तकलीफ में कितनी अजीतें बर्दाश्त की हैं इसने। लेकिन इसे अपने रब पर पूरा यकीन था। हाँ, इसे यकीन था वो अपने खुदा पे कि पहले वो इसे आजमाएगा, फिर इतना देगा कि वो संभाल नहीं पाएगा। लेकिन इसने ये नहीं सोचा था कि वो इसे इस सब्र के बदले में इसकी चाहत दे देगा। कितना मेहरबान था इसका रब। बेशक दिल के करीब कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। वो मसरूर सा कमरे की जानिब चल दिया, जहां वो सिरापा हुस्न लिए इसका इंतजार कर रही थी। वो नहीं जानता था कि वो इस शादी से खुश है या नहीं। हाँ, लेकिन इसे यकीन था कि वो इसकी आने वाली जिंदगी को खूबसूरत बना देगा। वो इसे इसकी जिंदगी की हर खुशी देगा, इसकी सब तकलीफों का असाला कर देगा। इसने दरवाजा खोला तो चाहत सामने बेड पर इसकी सेज सजाए बैठी थी। यही तो इसकी ख्वाहिश थी। वो दरवाजा बंद करके इसके करीब आया और अपने बेड पर इसके बराबर बैठकर सलाम किया, जिसका कोई जवाब न मिला। शायद वो घबरा रही थी या शायद शर्मा रही थी। इसके चेहरे के एक्सप्रेशन से इसका अंदर का हाल जानना बहुत मुश्किल था। माना कि आप बहुत हसीन हैं और ये गरूर आप पर सूट भी करता है, लेकिन सलाम का जवाब देना हर मुसलमान पर फर्ज है। इसकी खामोशी से वो उसके मूड का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, इसीलिए छेड़ते हुए कहा। लेकिन अब भी वो कुछ न बोली थी। मूसा ने इसका नरम और नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में पकड़कर अपने होंठों के करीब ले गया। इसके हाथों को अपने लबों से छूकर अपनी जेब से एक डिबिया निकाली, जो शायद इसने 3 साल पहले इसके इस हसीन रात में चाहत को तोहफा देने का सोचा था। वो तो खुद भी नहीं जानता था कि वो चाहत को कब से चाहता है। बस इसे वो अपनी सी लगने लगी थी और इस एहसास को वो मोहब्बत का नाम दे डाला था। इसके हाथ की कलाई में खूबसूरत से 2 कंगन पहनाकर इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। चाहत तुम मेरी जिंदगी हो। मैं नहीं जानता कब से, जब से मोहब्बत के लफ्ज से आशना हूँ, मैंने इस लफ्ज को हकीकत के रूप में सिर्फ तुम्हें देखा है। तुम मोहब्बत हो और लोग कहते हैं कि मोहब्बत सब कुछ होती है और तुम मेरी सब कुछ हो। आई लव यू सो मच। मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकाए वो इसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और इस पर झुका और उसकी मोहब्बत बड़ी जुसारत कर गया। फिर इसने महसूस किया कि मुकाबल को ना तो इसकी बातों का कोई असर है और ना ही इसकी जुसारतों का। ना तो वो शर्मा रही थी और ना ही घबरा रही थी, बल्कि वो तो पत्थर बनी इसकी हरकतों को देख रही थी। अपने मुंह से इसने एक लफ्ज तक अदा न किया था। कितनी देर तक वो बेयकीनी से इसकी तरफ देखता रहा। सब ने इसे बताया था कि वो पहली जैसी नहीं रही, बहुत बदल चुकी है। इसके दिल में कोई एहसास जिंदा नहीं बचा। कितने दावे से कहा था इसने कि वो इसके सब एहसास वापस लेकर आएगा, लेकिन अब इसे अपना दावा नकलत होता नजर आ रहा था। कितनी देर इसे देखते हुए वो अपने अंदर घुटन महसूस करने लगा, फिर उठकर कमरे से बाहर निकल गया और इसे यकीन था कि चाहत ने इसे एक बार भी दरवाजे की तरफ न देखा होगा। बहुत कोशिश के बावजूद भी गोल नहीं कर पा रहा था। फिर आखिरकार बालिश के हाथ लग गया। इस बार तो ये गेम मेरा होगा मूसा, तू हारने वाला है। इस बार ये गोल मेरा है। कैफ अभी ना मिलने वाली जीत की सरशारी में बोला, जिस पर मूसा मुस्कुराया था और उसकी टांगों के आगे एक जोरदार किक बाल को मारी। इससे पहले कि कैफ कुछ समझ पाता, मूसा भागकर बाल को और आगे लेकर आया। कैफ की टीम के सब लोग इसके पीछे भागकर बाल छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मूसा से बाल लेना नामुमकिन है। तेज रफ्तारी से भागते हुए मूसा ने एक किक मारा और बाल सीधा नेट के अंदर चला गया और इस तरह से मूसा की टीम आज भी जीत गई, हमेशा की तरह। पूरे कॉलेज में शोर मच चुका था। हाँ, तू तो अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था? मूसा ने इसकी जीत वाली बात की तरफ इशारा किया। एक बात समझ ले कैफ, मूसा से इसकी पसंद की कोई चीज नहीं छीन सकता और जीत से ज्यादा मूसा को और कुछ भी पसंद नहीं। मूसा ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, एक दिन आएगा मूसा, ऐसा गोल करूंगा कि तू देखता रह जाएगा। कैफ ने कहा तो मूसा कहकर लगाकर हंसा, मैं इस दिन का इंतजार करूंगा। मूसा कहकर चला गया था। ये पहली दफा नहीं हुआ था। मूसा सालों से जीतता आ रहा था। इसने कभी भी कैफ को आगे न बढ़ने दिया था। इसे कैफ को हराकर मजा आता था। वो हर कदम पर कैफ से आगे था। वो इसका न सिर्फ बेस्ट फ्रेंड था, बल्कि सका चाचाजाद भाई भी था। वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अजीज थे, हमेशा से एक साथ रहते थे। लेकिन कैफ की ख्वाहिश थी कि वो एक बार मूसा को हारते हुए देखे। वो इसे एहसास दिलाना चाहता था कि हार कैसी है।
वो कितने सालों से ये हार बर्दाश्त करता आया था। बस एक बार मूसा को इस हार का मसा चखाना चाहता था। वो बस मूसा की एक कमजोरी ढूंढता था जिसके बिना पर वो इसे हरा पाए, लेकिन इसके हाथ ऐसी कोई कमजोरी न लगती जिससे वो इसके चेहरे पर हार देख पाता। रात के 3 बजे इसकी आंख खुली। वो चाहत को कमरे में छोड़कर बाहर सोफे पर आकर बैठा था। जहां थकावट की वजह से इसकी आंख लग गई। चाहत के अंदाज से वो बहुत डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ये बात चाहत को पता चले, इसलिए चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। वो समझ सकता था कि चाहत को इस रिश्ते पर तो क्या, दुनिया के किसी रिश्ते पर एतबार नहीं, लेकिन फिर भी वो इस वक्त लेकिन फिर भी वो इसे वक्त देना चाहता था, इसे संभलने का मौका देना चाहता था। अगर वो चाहता तो आज ही इसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिला देता, लेकिन वो इसे समेटना चाहता था, ना कि मजीद बिखेरना। वो चाहता था कि चाहत खुद इसकी मोहब्बत को समझे और इसके करीब आए। इतनी जल्दी इसे उम्मीद तो न थी कि चाहत इसकी मोहब्बत को समझ पाएगी, लेकिन इसे यकीन था कि एक दिन न सिर्फ चाहत इसकी मोहब्बत को समझेगी, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा इससे मोहब्बत करेगी। चाहत यकीनन इस वक्त तक सो चुकी होगी। यही सोचकर वो कमरे की जानिब चल दिया। कमरे की लाइट अभी तक ऑन थी। इसे लगा शायद चाहत थकावट की वजह से लाइट ऑन करके ही सो गई है। इसने बेडरूम में कदम रखा तो शॉक्ड हो गया। चाहत अभी भी इसी तरह दुल्हन बने इस जगह बैठी हुई थी जहां वो इसे छोड़कर गया था। सारा दिन इतना भारी ज्वेलरी और लहंगे में एक ही पोजीशन में बैठी रहने के बाद वो रात के 3 बजे इसी तरह बैठी थी। इसे एक बार फिर से घुटन होने लगी। वो फौरन इसके करीब आया। चाहत, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? उठो, शाबाश, उतारो ये सब कुछ और आराम करो। चलो शाबाश, उठो। इसे इसी तरह से बैठे देखकर इसने फिर से कहा था, आप बिना कुछ कहे अचानक चले गए तो मुझे लगा थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, इसीलिए मैं बैठी आपका इंतजार कर रही थी। वो इतने आराम से बोली थी कि अगर मूसा का सारा ध्यान इसकी तरफ ना होता तो शायद वो सुन भी ना पाता। आई एम सॉरी चाहत, मेरी वजह से तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। अब तुम जाओ, चेंज करो और आराम करो, मूसा ने मोहब्बत से कहा। तो वो उठकर बाथरूम में चली गई। मूसा बेड पर आकर लेटा था। वापस आई तो सफेद रंग के सादा से सूट में थी। कमरे पर नजर दौड़ाती सोने के लिए जगह ढूंढने लगी। जब मूसा ने इसकी नजर का मतलब समझते हुए बेड के कोने की तरफ आया। वो पहले भी कोने में ही सो रहा था, लेकिन अब मजीद परे हट गया। चाहत ने बेड की तरफ देखा जहाँ आधे से ज्यादा जगह खाली थी। वो सिमट कर दूसरे कोने में आकर लेट गई और न जाने छत में क्या घूरने लगी। मूसा की करवट इसकी तरफ थी। वो इसी को देख रहा था। वो जानती थी कि मूसा इसी की तरफ देख रहा है, लेकिन इसने नजर फेर कर भी इसकी तरफ ना देखा था। कितने खौफ थे इसके, कितना कुछ सोचा था इसने आज की रात के हवाले से, लेकिन वो चाहत को इसकी मर्जी के खिलाफ नहीं छूना चाहता था। वो अभी तक छत को घूर रही थी जब मूसा इसके बालों को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। कुछ ही देर बाद धीरे धीरे चाहत की आंखें बंद होने लगी, जबकि मूसा इसे न जाने कितनी ही देर देखता रहा था। फिर आसानों की आवाज से उठकर वुजू करने चला गया, क्योंकि आज जिसने अपने रब का शुक्र अदा करना था, जिसने इसे इसकी जिंदगी की हर खुशी दी थी। यार कैफ, जल्दी कर, क्लास में तेरी कोई कजन आई हुई है, इसने हंगामा करके रखा है। और तो और वो इस क्ला और वो इसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रही है। पहले ही दिन इसने सबकी बैंड बजा दी है, आगे क्या करेगी? तू चल जल्दी कर, इसे कंट्रोल कर। इसका क्लास फेलो कैफ को अपने साथ घसीट रहा था। ओए, तेरी कौन सी कजन आ गई अपने कॉलेज में? मूसा ने पूछा। हाँ यार, वो चाहत नहीं, आफत। अभी कैफ के मुंह में ही थी कि इसका क्लास फेलो बोल पड़ा। जब चाहत का नाम सुनकर मूसा के चेहरे पर हजारों रंग बिखरे थे। वो भी इनके पीछे ही चल दिया। 4 माह 2 हफ्ते 18 घंटे 40 मिनट बाद वो इसे देखने वाला था। वो कैफ के मामू की बेटी थी। जानता तो वो इसे बचपन से ही था, लेकिन मोहब्बत इसे कब हुई थी ये वो खुद भी नहीं जानता था। वो कभी कभी इसके ताया के घर आती तो इत्तेफाक से इससे भी इसकी मुलाकात हो जाती। इसने अपनी पसंद अपनी माँ को बहुत पहले ही बताकर रखी हुई थी। इसे यकीन था कि चाहत इसी की होगी। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहा था। आखिर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लड़की को देखकर कमजोर समझ लिया? जानते नहीं हो, मुझे चाहत नाम है मेरा। अच्छे अच्छों को दिमाग ठिकाने लगाया है मैंने। रुके बहन जी, मैंने आपको देखकर सीटी नहीं मारी, बल्कि मैंने किसी भी लड़की को देखकर सीटी नहीं मारी। आरफ ने समझाने की कोशिश की थी। लेकिन तुमने सीटी मारी तो है ना? इस क्लास में कितनी लड़कियां हैं जो यहाँ पढ़ने आती हैं, और तुमने इनकी मौजूदगी में अपने मोबाइल में ऐसा क्या देखा कि तुम्हारी सीटी निकल गई? लड़कियों को इस तरह से अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश करते हो, यहाँ पढ़ने आते हो तो छिछोरापन घर पर छोड़ कर आया करो। हाँ बहन जी, माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सीटी तो दौड़ मुंह तक गोल नहीं करूंगा, बस एक बार आप माफ कर दें, आरफ ने हारते हुए कहा था। इस क्लास के बाहर बहुत सारे स्टूडेंट्स का हजूम था। कैफ क्लास के तरफ भागा था, क्योंकि इसे सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता था। चाहत, यह क्या कर रही हो? वो इसके करीब आया। कुछ नहीं भाइयों, इस सड़े हुए टमाटर को इसकी नाजायज नानी दादी याद करवा रही हूँ, चाहत बोली। तो सारे स्टूडेंट्स ने कहका लगाया था। ओए, यहाँ कोई कॉमेडी मूवी चल रही है क्या, जिस पर सबके मुंह फाड़ कर दांत बाहर निकल रहे हैं? चलो निकलो यहाँ से, वरना इसके पहले की चाहत आगे कुछ कहती। कैफ ने इसका हाथ पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए क्लास से बाहर निकाल लाया। मूसा भी इनके साथ ही बाहर आ गया था। हद करती हो चाहत, तुम्हें क्या मतलब है किसी की
की सीटी मारने या आंख मारने से। तुम इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। कौन सा वो लोग तुम्हें कुछ कह रहे थे? कैफ को इस पर गुस्सा आ रहा था। कैफी भाइयों, आप की क्लास में इतनी लड़कियां बैठी थी और वो लोग इतनी गंदी बातें कर रहे थे और न जाने फोन में क्या क्या देखकर सीटियां बजा रहे थे और क्लास में कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। अगर वहां सामने इनकी अपनी बहन बैठी होती तो इनका मर्दाना खून जोश मारने लगता, लेकिन यहाँ तो दूसरों की बहनें बैठी थी जिनसे इनका कोई लेना देना ही न था। चाहत नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। देख रही हूँ भैया, आजकल के लड़के जहाँ लड़कियां बैठी होती हैं गंदी बातें करते हैं या गंदी गालियां देने लगते हैं और पूछने पर कहते हैं हमने आपको तो कुछ नहीं कहा। चाहत ठीक कहती थी, लेकिन इसे अपनी बात समझानी नहीं आती थी, इसलिए गुस्से में आपे से बाहर होकर लड़ने लगती। वो किसी से नहीं डरती थी और ना ही किसी को खुद पर हावी होने देती थी। हर बात का जवाब इसके पास होता था और कैफ को इसकी यही आदत बुरी लगती थी, जबकि मूसा को इसकी बहादुरी अच्छी लगती थी। मैट्रिक में 40% नंबर से पास होने वाली लड़की कॉलेज में इस तरह से घूमती थी जैसे टॉप किया हो। इसकी आंख खुली तो चाहत इसके साथ नहीं थी। हैरान और परेशान वो उठकर बाहर निकल कर आया तो किचन से आवाजें आ रही थी। अरे तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? इसे नाश्ता बनाते देखकर अजीब लगा। एक रात की दुल्हन होकर वो किचन में काम कर रही थी। मैंने सोचा आप जब तक उठते हैं मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं। चाहत धीमी आवाज में बोली थी। तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी मुलाजमा आती होगी वो कर लेगी, तुम छोड़ो और चलो कमरे में। मूसा इसका हाथ थामा था। नहीं मुलाजमा की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। अब कोई जरूरत नहीं है, आप मुलाजमा को फारिग करते, मैं कर लूंगी सब कुछ। तुम क्यों करोगी? तुम कोई नौकर नहीं हो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब कुछ करने की। चाहत को घर के काम करने से नफरत थी और फिर मूसा इसे इस तरह से काम करते हुए देख ही नहीं सकता था। मैंने कहा ना मैं सब कुछ कर लूंगी, जब मैं हूं तो फिर तो किसी मुलाजमा की क्या जरूरत है? इतना काम वैसे भी नहीं है घर में, मैं करूंगी क्या यहाँ चाहत ने, और मैं यहाँ और करूंगी ही क्या यहाँ। चाहत ने शायद इसकी बात ना मानने की कसम खाकर रखी हुई थी। तुम कॉलेज दोबारा एडमिशन लो की, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कि वो क्या करती थी? तुम पहले वहाँ वो पार्लर जाती थी, गेम खेलती थी, टीवी देखती थी। चाहत वो सब कुछ करो जो तुम्हें सूट करता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है। अब मुझे वो सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता। चाहत ने एक ही जवाब में जैसे बात ही खत्म कर दी थी, जिस पर मूसा को गुस्सा आने लगा था। जो दिल में आए वो करो। मूसा चाहत को वैसा करना चाहता था जैसे वो 1 साल पहले थी, लेकिन चाहत शायद ऐसा नहीं चाहती थी। मूसा ये कहकर कमरे से चला गया था और नहाने के लिए चला गया। अपना गुस्सा चाहत पर नहीं निकालना चाहता था, इसलिए गुस्सा ठंडा करने के लिए ठंडे पानी से नहाया और एक बार फिर से अपने आप से वादा किया कि वो चाहत को बिल्कुल पहले जैसा कर देगा। वो नहाकर निकला तो काफी हद तक अपने गुस्से पर कंट्रोल कर चुका था। चाहत मेज पर इसके लिए नाश्ता लगा रही थी। वो इसके करीब आया, इसका हाथ थाम कर इसे अपने करीब किया। इसके बहुत करीब खड़ी थी। इसके चेहरे का हर नक्शा को अपने हाथों से छूने लगा। न जाने किस एहसास के तहत चाहत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आई लव यू जान, तुम मेरी जान हो। इसके कान के करीब सरगोशी करते हुए इसने चाहत के बाल खोले और इसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। बहुत इंतजार किया मैंने लम्हात का। इसका चेहरा अपने हाथों में लिए इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाकर मोहब्बत से बोला। जब इसका फोन बजने लगा, क्या मुसीबत है यार, सुकून से प्यार भी नहीं करने दोगे क्या? वो बदमजा होकर बोला था, जबकि इसके इसी तरह से अचानक छोड़ने पर चाहत न जाने कौन सी दुनिया से बाहर निकली। वो अपनी कैफियत को समझने की कोशिश करने लगी थी। अरे नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं। वो यकीनन चाहत की माँ से बात कर रहा था। ओह अच्छा, रस्म ही नहीं। नहीं आंटी, अगर रस्म है तो मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, हम नाश्ता नहीं करेंगे, मूसा बोला। यकीनन इसकी माँ से इन दोनों के लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। वो फोन बंद करके इसकी तरफ मुड़ा तो देखा चाहत आराम से बैठी नाश्ता कर रही है। चाहत वो आंटी नाश्ता करने से मना कर रही थी, वो हमारा नाश्ता लेकर आ रही थी, ये रस्म है। वो इसके करीब बैठकर बोला था, मुझे भूख लगी है मूसा भा, मेरा मतलब है। वो कंफ्यूज हुई, पहली बार मूसा को इस तरह से मुखातब कर रही थी। मूसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। थोड़ा सा सब्र कर लो यार, तुम्हारे घर वाले आ रहे होंगे। मेरा कोई घर वाला नहीं है और ना ही कोई रिश्ता है, इन सब ने मुझे मार दिया, तो अब क्यों ये रस्में निभाने आ रहे हैं? चाहत वो तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। मूसा ने समझाना चाहा था, लेकिन वो मूसा की बातों पर ध्यान दिए बगैर नाश्ता करने में मसरूफ थी। वो जानता था कि वो इसकी बातों को समझ रही है, लेकिन अब इसे रिश्तों पर एतबार न रहा था। मगर मूसा को यकीन था कि वो जल्द ही अपने प्यार से इसे वापस नॉर्मल कर देगा, जैसे वो पहले हर वक्त हंसती मुस्कुराती थी, जिद करके अपनी बात मनवाती थी। पापा ये लड़की नहीं मुसीबत है, जब से कॉलेज में एडमिशन लिया है कॉलेज की गुंडी बनकर घूम रही है। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी डरते हैं इससे। आज वो कैफ के घर आई हुई थी। जब पापा ने पूछा कि नया कॉलेज कैसा है तो चाहत की जगह कैफ शुरू हो गया था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इसका भाई नहीं बल्कि ये मेरा भाई है और मैं इसकी बहन। गलती से मेरी किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो इसकी हालत खराब कर देती है। कैफ नॉन स्टॉप शुरू हो चुका था। हाँ ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी बहन तुम्हारा मुहाफिज है। बाबा ने मजे लेते हुए चाहत के उठे हुए हाथ पर अपना हाथ मारा। कैफ की सारी शिकायतें धरी की धरी रह गई थी। बाबा, इसके टीचर्स मुझे से शिकायत करते हैं कि इसे केमिस्ट्री के स्पेलिंग्स नहीं आते। मैट्रिक कैसे क्लियर किया होगा इसका?
कैफ ने मौका देखते ही टीचर की भी शिकायत बता दी थी। हद है पेपर्स मैंने दिए हैं या आपने? टीचर्स को ये सवाल मुझसे पूछना चाहिए। खैर मैं खुद टीचर से बात कर लूंगी। चाहत ने इसकी परेशानी को दूर करते हुए कहा था, कोई जरूरत नहीं है टीचर्स को कुछ भी कहने की, और तुम अब से केमिस्ट्री मेरे पास पढ़ोगी। खबरदार जो मेरा नाम कॉलेज में खराब करने की कोशिश की। मैं अभी इस वक्त केमिस्ट्री की बुक लेकर आओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। जब अचानक इसके घर मूसा आ गया। इसे देखते ही मूसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। संडे होने की वजह से आज जो इसे देख नहीं पाया था। अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई, कैसे हैं आप? चाहत कैफ से बहुत बेतकल्लफ थी क्योंकि वो इसका भाई प्लस कजन प्लस बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन बाहर के लोगों को वो लिमिट में रखती थी और मूसा भी बाहर के लोगों में शामिल था। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मूसा ने पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैफी भाई को लेने के लिए आए हैं ना? केमिस्ट्री से जान छुड़वाने के लिए इसे बहाना मिल चुका था। हाँ हम भाई जानने वाले थे, मूसा ने बताया। तो तू थोड़ी देर यहाँ बैठ, मैं तब तक इसे केमिस्ट्री पढ़वा लूँ। कैफ ने कहा तो चाहत का मुंह बन गया था। नहीं नहीं भाई वापस जाए, मुझे बाद में पढ़ा लेना। मूसा भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। चाहत जल्दी जल्दी अपनी जान छुड़वाना चाहती थी। नहीं जी नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा कर जाऊंगा। बहुत कोशिश के बाद भी कैफ ना माना तो फिर उठकर बुक ले आई और जमीन पर बैठकर पढ़ने लगी। आधा घंटा गुजर गया लेकिन चाहत को एक लफ्ज समझ ना आया। अब कैफ को ऐसा लग रहा था कि इसे अब तक जो कुछ आता था वो सब कुछ भूल चुका है। चाहत प्लीज ध्यान दो, अब कैफ ने गुस्से से कहा था। दे तो रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूँ? चाहत ने रुकती शक्ल बनाकर कहा, जिस पर कैफ को मजीद गुस्सा आया था। आप नहीं पढ़ा सकते मुझे, आपके बस के बात नहीं है मुझे पढ़ाना। वो मजाक उड़ा रही थी। हाँ मान गया, तुम्हारे पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। बेहतर होगा कि तुम साइंस छोड़ दो। इसने चाहत की जहानत के मुताबिक बात की थी। अगर साइंस छोड़ दी तो आपका कॉलेज भी छोड़ना पड़ेगा और मैं अपने भाइयों के बगैर नहीं रह सकती। मोहब्बत से इसके गले में बाहें डालकर बोली थी। वो अपने सके भाई के इतने करीब नहीं थी जितनी कि कैफ को भी बहन की कमी कभी महसूस ना हुई थी। आओ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। वो कब से इन्हें देख रहा था, फिर ऑफर की। आप नहीं पढ़ा सकते मुझे आप नहीं पढ़ा सकते मुझे, मैं आप लोगों की तरह बहुत लायक नहीं हूँ। चाहत जरा शर्मिंदा हुई, फिर सोचा इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? हर इंसान बेस्ट थोड़ी ना होता है, हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। अपनी कमी पर शर्मिंदा होने से बेहतर है कि इसको दूर करने की कोशिश की जाए, लेकिन अगर ये आपके बस की बात ना हो तो इस पर फख्र किया जाना चाहिए। ये चाहत की सोच थी और इसे अपने नालायक होने पर फख्र था। 3 घंटे इसे पढ़ाने के बाद अब इसे कुछ भी समझ में आने 3 घंटे इसे पढ़ाने के बाद अब इसे कुछ समझ में आने लगा था। मूसा तो नहीं थका लेकिन चाहत पढ़ कर थक गई थी, जबकि कैफ इसकी हिम्मत से बहुत ज्यादा मुतासर था। वो लोग कितनी देर से बैठे इसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसने दरवाजा न खोला और ना ही वो बाहर निकली। मूसा को शर्मिंदगी के साथ गुस्सा भी आ रहा था। इन लोगों को आए हुए 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। बेटा अब हम चलते हैं, आसिया बेगम बोली। नहीं आंटी, थोड़ी देर बैठे, मैं चाहत को बुला कर लाता हूँ, मुस्तफा ने उठते हुए कहा था। नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं चाहत इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। हमसे बहुत नाराज है, इसका हक बनता है। उमर साहब ने उदासी से कहा था। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा अंकल, परेशान ना हो, मूसा ने हौसला देते हुए कहा था। मुझे तुम पर यकीन है बेटा, इसीलिए तो इसका हाथ तुम्हारे हाथ में दिया है। वो लोग चले गए लेकिन चाहत ने अभी दरवाजा ना खोला। इसे चाहत पर गुस्सा आ रहा था लेकिन वो इसे कुछ भी ना कह सका था। चाहत ने दरवाजा खोल दिया। कल हमारा वलीमा है, तुम पार्लर जाना, फिर वहां से तुम्हें हाल में लेकर चलूंगा, मूसा ने बताया। तो चाहत ने बिना इसकी तरफ देखे हाँ में सर हिला दिया था। मेरे भैया कहाँ हैं? वो पहले कैफ की क्लास में गई, वहां नहीं मिला तो कैंटीन में आई, कैंटीन में भी नहीं मिला लेकिन मूसा नजर आ गया। वो तो आज आया ही नहीं। क्यों नहीं आए? अगर नहीं आना था तो मुझे बता देते, मैं भी छुट्टी कर लेती। वो भी साथ बैठ गई। क्या खाओगी? मूसा ने इसे बैठते देखकर पूछा। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मेरा बिल आप देंगे, चाहत ने चहकते हुए कहा। वो रोज कैफ के साथ ऐसे ही करती थी। हाँ मैं दूंगा, मूसा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर मंगवाए ना बर्गर, चाहत ने खुश होकर कहा था। आप और कैफ भैया हमेशा से साथ होना, पढ़ते भी साथ हो, खेलते भी साथ हो और आप दोनों फोर्स में भी साथ ज्वाइन करेंगे, चाहत ने बर्गर खाते हुए पूछा था। हाँ हम सब कुछ साथ करते हैं, मतलब हर कदम पर साथ साथ चलते हैं। चाहत को शायद कोई और बात नहीं सूझ रही थी लेकिन मूसा के लिए ये लम्हे किसी हसीन ख्वाब से कम ना थे। नहीं हरगिज नहीं, नहीं हर कदम पर साथ नहीं, तुम्हारा कैफी भाइयों मुझसे एक कदम पीछे हर चीज में, जैसे पढ़ाई में, खेल में। मूसा के अंदाज में गुरूर साफ छलक रहा था जो चाहत को अच्छा नहीं लगा था। जी नहीं, मेरे कैफी भैया सबसे बेस्ट हैं, आपसे भी, चाहत मुंह बसूरते हुए कहा था, जिस पर मूसा मुस्कुराती। अपने भाइयों से पूछो ना, मूसा ने बात खत्म करते हुए कहा था। जरूर पूछूंगी लेकिन आज के बाद मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। मुंह के डिजाइन बनाते हुए मूसा के सर पर धमाका किया और वहां से जाने लगी। लेकिन क्यों चाहत, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मूसा सही मायनों में परेशान हो चुका था। मैं अपने भाई के खिलाफ बातें करने वालों से बात नहीं करती, मुंह बनाकर कहा, जिस पर मूसा का कहका बेसाख्ता था। फिर दिल में ख्वाहिश आ गई कि काश वो इसके लिए भी ऐसे ही लड़े। अस्तगफिरुल्लाह, वो भाई है, इसका अपनी सोच पर इस्तगफार करके वो आगे बढ़ गया था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मूसा अपनी नजरें इसके चेहरे पर से हटा नहीं पा रहा था। चाहत इसकी नजरों से कंफ्यूज हो रही थी। इसकी फैमिली के सब लोग आए हुए थे लेकिन इसने किसी की तरफ देखना तक गवारा नहीं किया था। वो अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रही थी। इसकी नाराजगी बेजाना थी। ये बात वो सब जानते थे
वो सब इसे अपनी नई जिंदगी शुरू करने का कह रहे थे, जबकि चाहत ये ना चाहती थी। ये सब कुछ वो नहीं कर सकती थी क्योंकि वो इस हादसे के बाद अपने आप को मनुष्य समझने लगी थी। आज वो बहुत थकी हुई थी। अभी तक तो कल की थकान भी खत्म नहीं हुई थी। वो मूसा से शादी नहीं करना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि मूसा इससे मोहब्बत करता है। वो मूसा के लिए अपने दिल में गुंजाइश पैदा नहीं कर पा रही थी क्योंकि इसके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था और इस बात से मूसा अनजान न था। मूसा कमरे में आया तो वो इसी तरह से तैयार बैठी थी। अरे तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? अच्छा ही किया। वो मुस्कुराते हुए इसके करीब आया और बेड पर बैठा। चाहत, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि तुम मेरी सारी बातों को समझो। चाहत, मैं चाहता हूँ तुम अपनी पिछली जिंदगी में हुए हादसात को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। आप सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजार सकती ना। तुम्हें आगे बढ़ना होगा और तुम्हारे हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसे खुद से करीब करते हुए इसके कान में सरगोशी करने लगा। मुझे नींद आ रही है। चाहत जल्दी से इसकी बाहों से निकली और अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया। कल रात इसने मूसा को खुद से करीब आने से ना रोका था और अब ये घरेस मूसा को अजीब लग रहा था। न जाने कितनी देर इसके बाहर आने का इंतजार करता रहा। आखिर थक हार कर वो सो गया। न जाने वो कब बाहर निकली और कब कल की तरह कोने पर सो गई। मूसा नहीं जानता था आज भी मूसा और कैफ की टीम का मैच था, लेकिन ये मैच बहुत खास था क्योंकि ये आखिरी मैच था। इसकी मैच के कुछ ही दिनों बाद मूसा और कैफ के एग्जाम शुरू होने वाले थे और इसके बाद वो दोनों ये कॉलेज हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले थे। मैच शुरू हो चुका था। कैफ हर मुमकिन कोशिश कर रहा था ये आखिरी मैच जीतने के लिए, लेकिन शायद इस बार भी जीत खुदा को मंजूर ना थी। वो आखिरी मैच भी हारा और इतने बुरे तरीके से हारा कि सिवाय शर्मिंदगी के इसके पास और कुछ ना बचा था। इसके बावजूद भी चाहत इसी का साथ दे रही थी। कोई बात नहीं भाइयों, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम अगला मैच जीत जाएंगे। चाहत ने इसका हौसला बढ़ाया, जबकि बुरा तो इसे बहुत लग रहा था। आज अपने भाई का गम बांट लो चाहत बीबी। जब मेरी जिंदगी में आओगी हमेशा के लिए, तब मेरे साथ मेरी जीत की खुशियां मनाया करना। मूसा सोचते हुए इनके करीब आ गया। चाहत मैडम ने इनकी तरफ देखना भी गवारा ना किया था। मैं तुम्हें कहता था ना चाहत, तुम्हारा भाई हमेशा मुझसे हारता आया है। मूसा ने कहा तो चाहत ने घूर कर इसे देखा था। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। ये आखिरी मैच था जो मेरे भाई आपसे हारा है। इसके बाद हम सारे मैच आपसे जीत जाएंगे, है ना भाइयों? वो इसकी बात पर मुस्कुराकर कैफ को देखने लगा। हाँ चाहत, देखना मैं इसे हराऊंगा कि सारी जिंदगी खेलने के काबिल ही नहीं रहेगा। चलो मैं फिर तुम्हें घर छोड़ दूं। कैफ का मूड बहुत ऑफ था, लेकिन मूसा मुस्कुराते हुए अपने घर जाने लगा। मामा कब जाएंगी आप चाहत के घर? मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, मुझसे बातें करे। वो हमेशा कैफ के साथ रहती है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल चाहता है मैं इसे घुमाने लेकर जाऊँ, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊँ, इसे अपने दिल का हाल सुनाऊं। आप हैं जो एक रिश्ता मांगने के लिए इतनी देर कर रही हैं। मूसा कभी हंसते हंसते चाहत की शरारती बातें बताता तो कभी इसे अपनी माँ को इसके घर जाने को कहता। हाँ मेरा बच्चा, तेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो फोर्स ज्वाइन कर ले, फिर जाऊंगी ना तेरा रिश्ता लेकर। और मुझे पता है उमर भाई मुझे इनकार नहीं करेंगे, अनीसा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो आज से नहीं बल्कि हमेशा से अपने बेटे की चाहत में दिलचस्पी जानती थी। मूसा ने इनसे कभी कुछ भी न छुपाया था। तुम्हारी ये कल रात वाली हरकत का क्या मतलब निकालूं मैं? मूसा जब बाहर आया तो वो नाश्ता बना रही थी। कौन सी हरकत? मैंने क्या किया है? चाहत अनजान बनी। चाहत तुम जानती हो मैं रात को कितनी देर तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से मुझसे छुप कर वाशरूम में बैठ जाने से तुम्हें हर मसले का हल मिल जाएगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लगता है। तुम मुझे इन मर्दों में से मत समझना जो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते रहते हैं। तुम मेरी बीवी हो और अपना हक लेने के लिए मैं तुमसे इजाजत नहीं मांगूंगा। और जो हरकत तुमने कल रात की है ये दोबारा ना हो। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। निकलो गमों की दुनिया से बाहर। बहुत खूबसूरत दुनिया है जो बाहर फैलाकर तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन तुम इसे तब देखोगी ना जब तुम अपनी मर्जी से बाहर निकलोगी। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो कम है, वो बहुत है किसी भी इंसान को मौत तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर तुम वहीं रुकी रहोगी तो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगी। कैसे कटेगी ये जिंदगी? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। निकलो अपने माजी से बाहर। ऐसे नहीं चलेगा चाहत। वो कब से बोले जा रहा था जबकि चाहत अपने काम में मसरूफ थी। चाहत को इसकी बातों में कोई दिलचस्पी न थी और ना ही वो सुन रही थी, और अगर सुन भी रही थी तो इसे कोई फर्क ना पड़ रहा था। जब दरवाजा बजा और मुलाजमा आ गई। इन्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन किए हुए 6 महीने गुजर चुके थे। यहाँ भी मूसा हर मामले में आगे था। यहाँ पर भी हर कोई मूसा का ही दीवाना था, जिससे वो कैफ को चिढ़ाता और गुस्से में से चैलेंज करता था, जिसको हार कर वो हर बार वाली बात कहता, मैं तुझे हर जीत से भारी हार दूंगा, हा हा हा, और मैं इसका इंतजार करूंगा। ये सब कुछ मूसा के लिए मजाक था, लेकिन कैफ के लिए कब ये सब कुछ अना का मसला बन गया ये मूसा को भी समझ ना आया। ये सब कुछ तो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए करता था, लेकिन कैफ के लिए ये सब कुछ क्या था इस वक्त मूसा समझ नहीं पाया था। और जब इसे समझ आया तो
तब बहुत देर हो चुकी थी। इसकी शादी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। मूसा दोबारा इसके करीब ना आया था। वो चाहत को वक्त दे रहा था इस रिश्ते को समझने के लिए, लेकिन शायद चाहत को इस वक्त की जरूरत न थी, क्योंकि वो ये रिश्ता निभाना ही नहीं चाहती थी। मूसा ने साफ अल्फाज में कहा था कि जितना जल्दी हो सके वो इसको रिश्ते को समझ जाए, क्योंकि अगली बार इसके करीब आने पर वो इसकी हाँ का इंतजार नहीं करेगा। 2 हफ्ते गुजर गए। मूसा की रूटीन बहुत टफ थी। वो सुबह सुबह जाता और रात देर तक वापस आता, कभी तो सारी रात वापस ही ना आता। ज्यादातर इसकी नाइट ड्यूटी होती, जिसके बाद दिन में घर में आकर वो ज्यादा देर सोता रहता। चाहत के माँ बाप ने इसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जब भी आते चाहत अपने आप को कमरे में बंद कर लेती, जिसकी वजह से मायूस होकर वो वापस लौट जाते। जिंदगी ऐसे ही बेरंग कट रही थी। चाहत को लग रहा था कि इसकी जिंदगी ही बेफजूल है। वो सारा सारा दिन घर में रहती, घर का सारा काम मुलाजमा करती थी। चाहत के बहुत कहने के बाद भी मूसा ने मुलाजमा को ना निकाला। हाँ, लेकिन इसने कहा था, अगर तुम्हें काम करने का इतना ही मन है तो मेरे लिए खाना अपने हाथों से बनाया करो। तो फिर चाहत के लिए बस इतना ही काम होता। वो सुबह उठकर इसके लिए नाश्ता बनाती और शाम में मूसा का खाना खुद बनाती। दिन को तो वापस आकर खाता ही नहीं था, और अगर किसी दिन नाइट ड्यूटी की वजह से आता था तो दोपहर का खाना वो खाता ही नहीं था। और यार शॉपिंग पर आओ यार शॉपिंग पर चलते हैं। नाइट ड्यूटी की वजह से आज दिन पे वो घर पर था। मेरे पास बहुत सामान है, शॉपिंग की जरूरत नहीं है। चाहत ने इनकार किया। चांद मैं आपसे पूछ नहीं रहा, आपसे कह रहा हूँ, चले शॉपिंग पर चलते हैं। मूसा ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा था, लेकिन मुझे शॉपिंग की जरूरत नहीं है, मेरी शादी का सामान अभी भी वैसे ही पड़ा है। चाहत ने कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है, 3 दिन से यही कपड़े पहने हैं तुमने। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारी शादी 2 हफ्ते पहले हुई है। ये हालत होती है नई नवेली दुल्हन की। ठीक है, मैं बिजी रहता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी हालत बिगाड़ लो। ये उजरी हालत ठीक करो। तुम एक सुहागन हो, और तुम ये बात मुझे बार बार और ये बात मुझे बार बार तुम्हें ना बताना, और ये बात मुझे बार बार तुम्हें बतानी ना पड़े। जल्दी से तैयार होकर आओ, हम अभी बाहर जा रहे हैं। मैं शाम के लिए खाना बनाने लगी हूँ। हम फिर भी तो कभी चल सकते हैं ना। चाहत ने बहाना बनाने की कोशिश की। हम दोनों बाहर डिनर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। आज मैं तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसलिए जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ, और ये बहाने बनाना बंद करो। मेरे सामने तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। जल्दी से जाओ और जल्दी से आओ। इसे कमरे की तरफ भेजते हुए कहा। ना चाहते हुए भी चाहत को इसके साथ जाना पड़ा था। मूसा ने इसके लिए अपनी मर्जी से शॉपिंग की। वो ना करती रही, लेकिन इसकी एक बात ना मानी। इसने चाहत के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी। चाहत के इनकार को इसने किसी खाते में ही ना लिया था। चाहत ने अपनी पसंद से कितनी चीजें तुम्हारे लिए ली हैं, अब तुम अपनी पसंद से मेरे लिए शॉपिंग करो। मूसा चाहता था कि चाहत इसके बारे में सोचे। वो इसकी जहन से इसकी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ निकाल देना चाहता था। वो कैफ के लिए सारी शॉपिंग खुद किया करती थी। वो कैफ के लिए सारी शॉपिंग खुद किया करती थी। इसके लिए सब कुछ अपनी पसंद से लिया करती थी। अगर कैफ गलती से पहनने से इनकार कर देता तो वलवला मचा देती थी। मुझे आपकी पसंद का अंदाजा नहीं है। मुझे नहीं पता आप किस किस्म की चीजें पसंद करते हैं। तुम अंदाजा लगाने की कोशिश करोगी तो पता चलेगा ना। मूसा ने इसकी बात काटते हुए कहा। चाहत ने इसके लिए जो भी चीज ली मूसा ने से चुपचाप ले लिया, ये सोचे बगैर कि वो उस पर कैसी लगेगी। फिर मूसा ने इसे अपने साथ डिनर पर लेकर गया और खाने के दौरान कुछ ना कुछ बात करता रहा। खाना खाने के बाद इसने एक लॉन्ग ड्राइव पे लेकर गया था। जब वो लोग वापस आए तो रात के 11:30 बज रहे थे। कल मेरे वापस आने से पहले अपना सामान पैक कर लेना, हम हनीमून पर जा रहे हैं। वो जैसे ही कमरे में आया मूसा ने धमाका किया था। क्या, लेकिन क्यों? चाहत ने पहली बार सवाल पूछा, जिस पर मूसा मुस्कुराया। जान, हनीमून पे क्यों जाते हैं? ताकि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारे, एक दूसरे को समझे, तन्हाई में एक दूसरे में खो जाएं, बस एक दूसरे की ही हो जाएं। वो इसके बिल्कुल करीब आ गया था। माना कि थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन क्या करूं जान, मैं टाइम नहीं निकाल पाया। लेकिन अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बिल्कुल करीब आकर से अपनी बाहों में लिए वह आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, जबकि चाहत समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे क्या कहे। अब मैं मजीद तुमसे दूर नहीं रह सकता चाहत, बस बहुत हो चुका है। अब हम नई जिंदगी शुरू करेंगे, जिसमें मैं तुम्हारी पुरानी यादों को भी नहीं आने दूंगा। इसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता इसके बालों में अपना मुंह छुपाने लगा। मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोना है। चाहत ने बड़ी मुश्किल से इसे खुद से दूर करना चाहा। ठीक है जान, अभी सो जाओ, वैसे भी हनीमून पे तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। इसे छोड़कर वो बेड पर लेट गया था, जबकि चाहत को लग रहा था कि इसका एक नया इम्तिहान शुरू हो चुका है। कैफ बेटा, कैसे हो तुम? अभी मैं तुम्हारे बाबा तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। कैफ जैसे ही घर आया इसकी माँ ने कहा था। जी मम्मा बोले। कैफ इनके पास आकर बैठ गया। माशाल्लाह तुम काम भी करने लगे हो, नौकरी भी अच्छी है, और अपने पैरों पर भी खड़े हो गए हो, इसलिए मैंने और तुम्हारे बाबा ने फैसला किया कि आप तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा था। मामा इतना जल्दी? मेरा मतलब है अभी तो मैं ठीक से सेटल भी नहीं हुआ, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। मेरे ख्याल में आप जल्दबाजी कर रहे हैं। ओ भाई, आपकी शादी होगी तो मेरी बारी आएगी ना। सैफ भी जिम से लौटा था और आकर इनके करीब बैठ गया। मामा आप पहले सैफ की शादी करा दें, इसने हंसते हुए कहा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पहले तुम्हारी शादी होगी फिर सैफ की शादी होगी, और वैसे भी अब तो हम तुम्हारे लिए लड़की भी ढूंढ ली है। मामा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लड़की भी ढूंढ ली? कौन है वो बदनसीब? कैफ ने
कौन है वो बदनसीब? कैफ ने हंसते हुए कहा था। बदनसीब क्यों, माशाल्लाह खुश नसीब है, और खुश नसीबी ही लेकर घर पर आएगी। और कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं तुम देखी हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारी सोच समझ कर चुना है इसे तुम्हारे लिए। वो तो ठीक है मामा, लेकिन ये बात तो बताएं कि आखिर है कौन? कैफ ने हंसते हुए कहा। तुम इसे बचपन से जानते हो, वो तुम्हारी आंखों के सामने ही पली बड़ी है और तुम इसे बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं समझा नहीं। पापा, कैफ ने उलझते हुए कहा था। हम चाहत की बात कर रहे हैं। भला चाहत से बेहतर तुम्हें कोई जानता है? मामा ने सवालिया अंदाज में कहा था। मामा क्या हो गया है आपको? चाहत मेरी बहन है, मैंने इसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। कैफ का खुशगवार मूड अचानक बदल चुका था। मैं जानती हूँ बेटा, तुमने इसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा, लेकिन अब तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये तुम्हारा और तुम्हारे बाबा का फैसला है कि तुम्हारी शादी हम चाहत से करेंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। कैसे समझाऊं आपको? चाहत को मैंने कभी इस निगाह से देखा ही नहीं, इसने मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। कैफ समझ नहीं पा रहा था कि ये बात इसके माँ बाप के जहन में आई तो आई कैसे। देखो बेटा, मेरी एक बात समझो, शादी से पहले सब कजन्स बहन भाई ही होते हैं, रिश्ते तो शादी के बाद बदलते हैं, मामा ने समझाते हुए कहा था। लेकिन मामा, ये रिश्ता नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं इसकी इज्जत अपनी बहनों की तरह करता हूँ। बस बहुत हो गया कैफ, ये मेरा और तुम्हारी माँ का आखिरी फैसला है। और तुमने इस वक्त कहा था कि हम जिस लड़की से चाहे तुम्हारी शादी कर सकते हैं। इस बार पापा बोले थे। जी बाबा, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन चाहत नहीं। चाहत मेरी बहनों जैसी है, मैं बचपन से इसे अपने बच्चे की तरह पालता आया हूँ। देखो बेटा, हमने भी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन सुभान भाई ने साफ साफ तो नहीं, लेकिन दबे लफ्जों में कहीं बात तुम्हारी और चाहत की बात की है। और मैं अपने भाई को ना उम्मीद नहीं करूंगी, और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि चाहत मेरे घर की बहू बने। अब तुम इसे मेरा आर्डर समझो या ख्वाहिश, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन चाहत मेरे घर की बहू बनेगी और वो तुम्हारी ही दुल्हन के रूप में यहाँ पर आएगी। बस बात खत्म। ये कहकर मामा उठकर कमरे से भी चली गई थी। यकीनन वो इससे नाराज हो चुकी थी। बाबा, आप तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैंने कभी चाहत के बारे में ऐसा नहीं सोचा। अब इसने बाबा की तरफ देखते हुए कहा था। पहले नहीं सोचा बेटा, लेकिन अब सोचो, इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कजन रिश्ते बदलते हैं और चाहत को भी अपने घर की बहू के रूप में देखना चाहता हूँ। ये कहकर बाबा भी उठकर चले गए थे। वो चुड़ैल और मेरी भाभी कभी नहीं, सैफी ने मुंह बनाकर कहा था, जिस पर कैफ हंस दिया था। और वो चुड़ैल आपकी बीवी, सैफ ने कहा। इसकी बात पर कैफ का क्या बेसाख्ता था। भाई, वो चुड़ैल वैसे आपको एक सेकंड सांस नहीं लेने देती, और जब वो आपकी बीवी बन जाएगी तब आपका क्या हाल होगा। सैफ हंसता हुआ उठकर बाहर चला गया था, जबकि कैफ को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। चाहत इस वक्त कागान के एक बहुत ही खूबसूरत होटल में थी। न सिर्फ ये इलाका शानदार था, बल्कि ये होटल भी काबिल तारीफ था। चाहत को याद था कि जब वो 8 साल की थी तब पहली दफा यहाँ पर आई थी, और 13 साल की उम्र में आखिरी दफा। इसे हमेशा से घूमने फिरने का बहुत शौक था। कैफ इसे इसकी पसंद की हर जगह दिखाने के लिए लेकर जाता था। इसने कहा था मैं कैफ भाई से शादी सिर्फ एक शर्त पर करूंगी, जब वो मुझे कागान लेकर जाएंगे। कितना दावा था इसे कि कैफ इसकी हर बात मानेगा, और ये दावा सच भी था। वो इसकी हर बात मानता था, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। बदला नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। चाहत के एहसास जज्बात सब कुछ ही दम तोड़ चुके थे। अभी तक वो इन्हीं सोचों में थी जब इसे अपने बाजू पर किसी ठंडे हाथ महसूस हुए थे। इसने पीछे मुड़कर देखने का तकल्लुफ न किया, क्योंकि वो जानती थी कि पीछे मूसा ही है। कैसी लगी तुम्हें ये जगह? अरे मैं तो भूल ही गया, ये इलाका तो तुम्हारा बचपन से फेवरेट है, मूसा ने मुस्कुराकर कहा था। आपको कैसे पता चला कि मुझे कागान पसंद है? चाहत ने हैरानगी से पूछा। एक बात याद रखो मिसेस चाहत मूसा हैदर, इस दुनिया में तुम्हें मूसा से बेहतर और कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना चाहत, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ। अभी घूमने चलोगी या पहले रेस्ट करोगी? मूसा ने पूछा। नहीं, मैं फिलहाल बहुत थक चुकी हूँ। चाहत वाकया ही सफर में बहुत थक चुकी थी, और इसका इरादा आराम करने का ही था। ठीक है, तुम जाओ आराम करो, मैं सारा मैनेजमेंट चेक करके आता हूँ। ये कहकर वो चला गया, जबकि चाहत सोच रही थी क्या वो मूसा के साथ ठीक कर रही है। इसके साथ जो कुछ भी हुआ, इसमें मूसा की कोई गलती नहीं थी। वो अपने साथ मूसा को किस बात की सजा दे रही थी? क्यों वो इसके निकाह के तकाजे पूरे नहीं कर पा रही थी? क्यों उसे अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी? क्या ये अजीब सा डर इसकी जान नहीं छोड़ता, जबकि वो जानती थी कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है? लेकिन फिर भी क्या यार, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। कैफ आज वक्त से लेट आया था। हाँ यार, बस वो मामा और बाबा चाहत के घर जाने वाले थे, इन्हें कुछ सामान चाहिए था चाहत के लिए। पहले इन्हें बाजार लेकर गया, फिर घर छोड़ा और फिर यहाँ आया हूँ। और अब मैं शाम को जल्दी घर जाना है, क्योंकि चाहत के घर जाना है। ओ अच्छा, कुछ खास था क्या आज जो पहले बाजार के और चाहत के घर भी जाना है? चाहत का नाम सुनते ही वैसे भी मूसा के कान खड़े हो जाते थे। अभी तो पिछले 2 महीनों से इसे देखा तक न था। हाँ यार, वो मेरा रिश्ता लेकर जा रहे हैं, कैफ ने बताया। क्या? तेरा रिश्ता? लेकिन किसके लिए? इसने कंफ्यूज होते हुए पूछा था। यार हद करता है, इसमें कौन सा 100 लड़की इस पर मैं कौन सा 100 लड़कियों में इस घर में कौन सा 100 लड़कियां हैं? एक ही तो लड़की है, इसी के लिए लेकर जा रहे हैं। बड़े ही सुकून से कैफ ने मूसा के सर पर धमाका किया था। मतलब चाहत के लिए। मूसा को अपनी आवाज किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो तो तेरी बहन है ना, जैसे मूसा ने इसे याद दिलाया था। हाँ हाँ हाँ, अब तक मैं भी यही सोचता था, लेकिन तुझे पता है मामा बाबा ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। वो तो हमेशा से चाहत को अपने घर की बहू समझते रहे थे, कैफ ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन फिर भी तूने कभी इस बारे में ऐसा नहीं सोचा? मूसा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। हाँ तू ठीक कहता है, लेकिन मामा बाबा का इस बारे में भी और कुछ ही ख्याल है। वो कहते हैं पहले नहीं सोचा तो अब सोचो, और मैं भी यही सोच रहा हूँ। मामा बाबा की सोच इतनी भी बुरी नहीं है।
चाहत मुझे सही तरीके से समझती है और वो एक अच्छी लाइफ पार्टनर साबित हो सकती है। तुझे क्या लगता है इस बारे में? बात खत्म करते हुए इसने मूसा से पूछा, मैं क्या कह सकता हूँ, तेरी लाइफ है, तू बेहतर जानता है। ये कहकर वो बाहर निकल गया था, जबकि कैब कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो इस तरह से अचानक क्यों चला गया। सुबह चाहत की आंख खुली तो मूसा इसके साथ सो रहा था। न जाने रात को वो किस वक्त यहाँ पर आया था। चाहत इतनी गहरी नींद में थी कि इसे मूसा के आने का एहसास तक न हुआ। इसने आज पहली बार मूसा को अपने इतने करीब देखा था। मूसा बेशक एक बहुत हैंडसम मर्द था, कैब से तो कहीं ज्यादा खूबसूरत। न जाने क्यों आज इसका मुकाबला कैब से कर बैठी थी। न जाने कितनी ही देर वो इसे ऐसे ही देखती रही। तुम्हारे इस तरह से देखने पर मेरी नींद खराब हो रही है चाहत। अचानक कहने पर चाहत बौखलाकर इधर उधर देखने लगी। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो जाग रहा है। वो मुझे लगा आप सो रहे हैं। चाहत ने जल्दी से बोला, समझ सकता हूँ, क्योंकि जागते हुए तो तुम मुझे इस तरह से नहीं देखोगी, है ना। वो ऐसे ही लेटे लेटे बोल रहा था, जबकि चाहत उठकर बैठ चुकी थी। चाहत वॉशरूम जाने के लिए उठने लगी, जब मूसा ने इसका हाथ थाम लिया था। चाहत, मैं नहीं जानता कि तुम मुझे कौन सी बात की सजा दे रही हो, लेकिन बता दो इस सजा की मुद्दत क्या है, क्योंकि मैं मजीद तुमसे दूर रहना नहीं चाहता। मूसा ने अजीब से लहजे में कहा था। मूसा प्लीज मुझे जाने दे, मुझे वॉशरूम जाना है। अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश में नाकाम होते हुए इसने कहा था, ठीक है जाओ। इसने फौरन का हाथ छोड़ दिया था, जबकि चाहत बेड से उठकर तेजी से वॉशरूम में आकर दरवाजा बंद कर गई थी। ना जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आए। वो कुछ गलत तो नहीं मांग रहा था, बस इससे अपना हक ही तो चाहता था। नहीं, जो कुछ भी हुआ सब मेरी गलती थी। तो फिर मूसा को किस बात की सजा दे रही हूँ मैं? क्यों इनको इनके जायज हक क्यों इनको इनके जायज हक को पाने से रोक रही हूँ? बहुत गलत कर रही हूँ मैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आई एम सो सॉरी मूसा, आई एम सॉरी। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। थोड़ी देर के बाद जब वो कमरे में वापस आई तो मूसा कहीं पर भी नहीं था। शायद इससे मायूस होकर कहीं बाहर चला गया था। आज वो घर आया तो माँ से बात नहीं कर रहा था। दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गया। मूसा बेटा, मैंने खाना लगा दिया है, आकर खा लो, मामा ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा था। मुझे भूख नहीं है मामा, आप खाकर सो जाएं। मूसा ने कहा, बेटा ये दरवाजा क्यों लॉक किया है तुमने, खोलो इसे, मामा ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा। मामा प्लीज मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। मूसा ने दरवाजा न खोला। मूसा मेरे बच्चे सब कुछ ठीक तो है ना, मामा ने परेशानी से कहा था। जी मामा सब कुछ ठीक है, आप जाएं यहाँ से, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, लेकिन पहले खाना तो खा लो, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। मामा मुझे भूख नहीं है, जब होगी तो आकर खा लूंगा, प्लीज आप जाएं यहाँ से। इस बार मूसा की आवाज में जरा बदतमीजी का आंसर था। मम्मा बिना कुछ बोले वहां से चली आई थी और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मूसा इस कदर परेशान है। जब थोड़ी देर के बाद इन्हें दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। इस घर में सिवाय मूसा और इनके कोई नहीं रहता था, इसलिए इन्हें पता था कि वो दरवाजे पर मूसा ही होगा। अंदर आ जाओ मूसा बेटा, माँ ने मोहब्बत से कहा था। मूसा आराम से इनके करीब आया और उनकी गोद में सर रखकर बैठ गया। इसकी आंखों की सुर्खी बहुत कुछ बयान कर रही थी। मूसा बेटा तुम ठीक तो हो ना, सब कुछ ठीक तो है ना, क्यों इस तरह से परेशान हो, बताओ मुझे, मेरा दिल घबरा रहा है। मम्मा कैफ के घर वाले इसके लिए चाहत का रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना आप पहले जाएं, आपने मेरी बात नहीं मानी, देखा आपने, वो ले गया मुझसे मेरी चाहत को। मूसा ने किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ से शिकायत लगाई थी। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती और ऐसी किसी बात का कैफ के वालिदैन ने जिक्र भी नहीं किया। फिर इसको परेशान देकर बोली, मेरा बच्चा तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही बात करूंगी इन लोगों से, बल्कि नहीं इन लोगों से नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा रिश्ता चाहत के घर लेकर जाऊंगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं चाहत को मांग लूंगी तुम्हारे लिए, उन्होंने इसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। वो मूसा की पसंद से बचपन से वाकिफ थी, तो कैसे हो सकता था कि एक माँ अपने बेटे की पसंद को यूं ही इससे दूर होने दे। हमें माफ कर दीजिए बहन जी, हम चाहकर भी ये रिश्ता कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहत का रिश्ता दे चुके हैं। यकीन कीजिए अगर आप एक दिन पहले आती तो हम कभी आपको मायूस ना लौटाते। माशाल्लाह मूसा हाल लिहाज से एक बेहतरीन हमसफर साबित हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह मूसा किसी और का नसीब होगा। आप चाहत के अच्छे नसीब की दुआ कीजिएगा। मूसा के रिश्ते से इनकार करते हुए मूसा के रिश्ते से इनकार करते हुए चाहत के पापा को भी अच्छा ना लगा था, क्योंकि मूसा हर लिहाज से एक परफेक्ट इंसान था जो उनकी बेटी को बहुत खुश रख सकता था। अगर कैफ का रिश्ता पहले ना आता तो यकीनन मूसा के लिए हाँ जरूर करते। रिश्ते से इनकार होने के बाद मामा हाली हाथ ही वापस लौट कर आई थी। मूसा को यकीन था कि अब चाहत इसकी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मामा एक कोशिश करना चाहती थी, इसलिए मूसा ने कोई उम्मीद ना रखी थी। मामा हाली हाथ वापस लौटी तो बहुत परेशान थी। मूसा ने इनका उतरा हुआ चेहरा देखकर ही अंदाजा लगा लिया था कि रिश्ते से इनकार हो चुका है। ओहो मामा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? इस दुनिया में कम लड़कियां हैं और वैसे भी आपका बेटा बहुत हैंडसम है, इसे कोई ना कोई मिल जाएगी। मूसा ने इनका बूट ठीक करने के लिए कहा था, जिस पर मामा रोने लगी। मूसा इनकी हालत देखकर परेशान हो गया था। मम्मा क्या हो गया है आपको, इस तरह से क्यों रो रही हैं? आपको क्या लगता है आपकी बेटी की कोई लड़की नहीं मिलेगी तो क्या मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मेरी माँ के आंसू से ज्यादा अजीज नहीं है मुझे चाहत की ख्वाहिश। मुझे नहीं चाहिए चाहत, आप प्लीज रोना बंद करें। जिंदगी में पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे कुछ मांगा था और मैं नहीं दे पाई। कितनी बदकिस्मत माँ हूँ जो अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती। इसे अपने सीने से लगाए मामा रोने लगी थी। मूसा जाने कितनी देर इन्हें चुप करवाने की कोशिश करता रहा, फिर बड़ी मुश्किल से इन्हें खाना खिलाकर दबा दी। इसके सोने के बाद भी काफी देर इनके पास ही बैठा रहा, फिर थोड़ी देर बाद उठकर कमरे में चला आया। कमरे में आने के बाद इसने सबसे पहले वो डायरी खोली थी। जब इसे चाहत से मोहब्बत हुई थी वो इसे डायरी में कुछ ना कुछ इसके लिए लिखता रहता था। इसने अपने गुजरे
اس نے اپنے ساتھ گزرے چاہت کے ساتھ حسین لمحات کو اپنے لفظوں میں ڈائری میں لکھا تھا، لیکن آج وہ ان سب صفحات کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ ڈائری کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اپنی زندگی کا چاہت کے ساتھ گزرا ہوا کوئی بھی لمحہ یاد رہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ چاہ کر بھی ایک بھی صفحہ تک نہ ڈائری سے الگ کر سکا۔ نہ جانے اس لیے کتنی بار اس نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ شاید محبت ایسی ہی ہوتی ہے جو ساتھ رہے تو خوبصورت ترین ساتھی بن کر رہتی ہے، اور اگر پیچھے جائے تو تکلیف بن جاتی ہے، لیکن ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی۔ ڈائری کو بند کر کے واپس دراز میں ڈال دیا اور اٹھ کر آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ ساری رات ایک پل آنکھ نہ لگی تھی۔ آج کی رات اس نے اپنی یک طرفہ محبت کا شوق منایا تھا۔ چاہت کی آنکھ کھلی تو موسیٰ اس کے قریب سو رہا تھا۔ رات کب واپس آیا چاہت کو نہیں پتا۔ وہ کہاں گیا تھا یہ بھی چاہت نہیں جانتی تھی۔ چاہت فریش ہو کر آئی تو موسیٰ جاگ رہا تھا۔ تم کب جاگے؟ اسے آتے دیکھ کر پوچھا، جو کہ چاہت کو یہ لگ رہا تھا کہ کل کی وجہ سے موسیٰ اس سے ناراض ہوگا، لیکن وہ تو اسے بہت نارملی بات کر رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ چاہت نے آرام سے جواب دیا، اچھا ناشتہ ادھر کرو گی یا باہر چل کر؟ ویسے تو تم تقریباً تیار ہو، میں بھی ہو کے آ جاتا ہوں، پھر نیچے ہی چلتے ہیں۔ آج باہر چلتے ہیں گھومنے کے لیے، کیونکہ میں اس کمرے میں رہ کر کل سے اور بھی بہت بور ہو چکا ہوں۔ پہلے اس سے پوچھ کر اپنا فرض نبھایا اور پھر خود ہی فیصلہ کر کے خود تیار ہونے چلا گیا تھا۔ کمرے میں رہ کر کل سے چاہت بھی کافی بور ہو چکی تھی۔ وہ بھی یہاں سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے جاتے ہی اس نے اپنی تیاری شروع کر دی تھی۔ باہر بہت زیادہ سردی تھی، اس نے موسم کی مناسبت سے ہی کپڑے پہنے اور پھر موسیٰ کے آنے سے پہلے اس کے لیے بھی گرم کپڑے نکال دیے۔ چاہت اس رشتے کو دل سے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اس کا شوہر تھا، اس کا ہر حکم ماننا چاہت کا فرض تھا، اور اب چاہت نے یہی سوچا تھا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ موسیٰ کی ذمہ داری خود اٹھائے گی۔ موسیٰ واپس آیا تو بیڈ پر اپنے کپڑے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چاہت نے کیا سوچ کر کپڑے نکالے تھے وہ یہ نہیں جانتا تھا، لیکن چاہت نے اپنی طرف سے پہلا قدم اٹھایا تھا، یہ اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ تھینک یو، بس اتنا کہہ کر موسیٰ نے کپڑے پہن لیے اور اسے لے کر باہر آ گیا تھا۔ آج موسیٰ کی خوشی کا دن تھا، کیونکہ آج اس کی چاہت اس کے ساتھ تھی۔ اس نے سارا دن چاہت کے ساتھ گزارا، اس کی پسند کی ہر جگہ دکھائی، جو چاہت نے خود تو نہیں کہا تھا، لیکن اس کی پسند کی جگہ ہے، لیکن موسیٰ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ موسیٰ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑا تھا۔ اب وہ دعاؤں پر یقین کرنے لگا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ جو چیز خدا سے سچے دل سے مانگی جائے وہ خدا ضرور دیتا ہے۔ اس نے چاہت کو سچے دل سے مانگا تھا، اس لیے آج چاہت اس کے ساتھ تھی۔ آج یہی سب دیکھو، لیکن 2 دن کے بعد جب سارے راستے کھل جائیں گے میں تمہیں وہ برفانی پہاڑ دکھانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے وہ تمہیں دیکھنے کی بہت خواہش ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا، کیونکہ برفباری کی وجہ سے سب راستے بند ہیں۔ 2 دن کا انتظار کرنا ہوگا، تب تک یہ سارے نظارے دیکھو، یہ بھی بہت خوبصورت ہیں، بالکل تمہاری طرح، موسیٰ نے مسکرا کر کہا۔ جبکہ اس کی بات پر اس نے ایک بار موسیٰ کے چہرے کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لی، کیونکہ موسیٰ کی نظروں کی تاب لانا اس کے بس سے باہر تھا۔ واپسی پر آتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، جبکہ موسیٰ بہت لیٹ کمرے میں آیا تھا۔ وہ کافی دیر تک فون پر کسی سے باتیں کرتا رہا تھا۔ اس کو زیادہ چھٹیوں کی اجازت نہ تھی، لیکن پھر بھی چاہت کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ فون پر بات کرنے کے بعد کافی دیر تک وہ سگریٹ سلگاتا رہا۔ وہ چاہت کے سامنے سگریٹ نہیں سلگاتا تھا، اس لیے وہ اکثر یہ کام کمرے سے باہر کرتا۔ گھر میں بھی اس کی یہی روٹین تھی۔ سچ تھا کہ اگر چاہت نے اپنے ہمسفر کے بارے میں کبھی کچھ سوچا ہوتا تو یقیناً موسیٰ جیسا ہوتا۔ موسیٰ واقعی ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ ہسبینڈ تھا۔ یہی سب سوچتے تھے، نہ جانے کب چاہت کی آنکھ لگ گئی۔ موسیٰ کمرے میں آیا تو اسے سودا دے کر مسکرا دیا تھا۔ اس کے قریب آ کر اس کا کمل ٹھیک کیا اور لائٹ آف کر کے دوسری سائڈ پر آ گیا۔ چاہت نے خود زبان سے تو نہیں کہا تھا کہ وہ یہاں آ کر خوش ہے، لیکن موسیٰ نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا تھا۔ میں کیف بھائی سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ تو میرے بھائی ہیں، چاہت نے اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن کوئی بھائی نہیں ہے، تمہارا کزن ہے، اور تمہارے ابا نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ آخری جمعے کو تمہارا نکاح ہے، اماں نے بتایا تو چاہت کا حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ ارے ایسے کیسے نکاح ہے امی؟ میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ میں نے کیف بھائی کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا، میں نے ہمیشہ ایک بڑے بھائی کی طرح دیکھا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ میری شادی ان کے ساتھ کر رہی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھو چاہت، کیف تمہارا کزن ہے، کوئی سکا بھائی تھوڑی ہے جو یہ ممکن نہیں ہے، اور تمہارے ابا نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی ہاں کی ہوگی نا۔ تمہاری پھپھو تمہیں کتنا چاہتی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ تم کیف کو بچپن سے جانتی ہو، اس کی پسند ناپسند ہر چیز تمہیں پتا ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جانتے ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، ماما نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ خبردار جو اب تم نے کیف کو اپنا بھائی پکارا۔ اس کے بعد بھی ماما اسے 2 گھنٹے تک سمجھاتی رہی، پھر جا کے آخر کار چاہت ان کی بات کو سمجھ گئی تھی۔ لیکن میں کیف بھائی سے شادی سے صرف ایک شرط کروں گی کہ وہ مجھے گھمانے کا کان لے کر جائیں گے۔ اس کی بات پر ماما مسکرا دی تھی۔ یہ کیف اور تمہارا معاملہ ہے، خود ہی بات کر لینا اس کے بارے میں۔ ماما کے جانے کے بعد وہ نہ جانے کتنی دیر کیف کے بارے میں سوچتی رہی۔ ان کا رشتہ بدل رہا تھا، اگلے ہفتے ان کا نکاح تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بارے میں کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ایک دوسرے کو بہترین طریقے سے جانتے تھے۔ کل شام 6 بجے کی سوئی، صبح 6 بجے جاگی، نماز بھی قضا ہو گئی۔ کل وہ دونوں سارا دن گھومتے رہے تھے۔ چاہت نے جو کبھی کیف کے ساتھ یہاں آنے کے خواب دیکھے تھے، وہ خواب آج موسیٰ نے پورا کیا تھا۔ ضروری نہیں کہ ہماری زندگی میں وہی ہو جو ہم نے سوچا ہو، زندگی ہماری سوچ سے بہت مختلف ہوتی ہے، اس میں آگے کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ چاہت نے کبھی نہ سوچا تھا کہ اس کی زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی، اپنی زندگی کا ہر لمحہ انجوائے کرنے والی لڑکی اتنی بکھر جائے گی، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔
वो उठने लगी कि अचानक मूसा ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अपना तवाज़ुन बरकरार न रखने की वजह से वो मूसा की बाहों में आ गिरी थी। इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी बहुत वक्त है, सो जाओ। इसे जबरदस्ती अपने सीने से लगाए वो दोबारा सोने का कह रहा था, जबकि इस तरह से खींचने की वजह से चाहत बौखला कर रह गई थी। मूसा नहीं, बहुत वक्त हो गया है, छोड़े मुझे, चाहत ने अपने आप को संभालते हुए कहा था। और अगर ना छोड़ूं तो? इसका घबराया हुआ चेहरा देखकर मूसा को शरारत सूझी। मूसा छोड़े मुझे प्लीज, चाहत ने मिन्नत करते हुए कहा था। जाओ, नहीं छोड़ता, क्या कर लोगी तुम? अंदाज में शरारत साफ छलक रही थी। अगर आपने नहीं छोड़ा तो मैं रोना शुरू कर दूंगी, मासूम सी धमकी दी। ठीक है, तुम रो, मैं तुम्हारे आंसू पूंछूंगा, वो अपने अपने होठों से। ये कहते ही मूसा ने इसके लबों पर झुक गया था। चाहत अंदर तक काम कर रह गई। बस अब बहुत हो चुका है चाहत, अब मैं मसीह तुमसे दूर नहीं रह सकता। इसके बालों में मुंह छुपाते सरगोशी करते हुए कहा था। मेरी सजा की एक मुद्दत बता दो, आखिर कब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूं? मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूं ताकि तुम मेरी मोहब्बत को, इस रिश्ते के तकाजों को समझो, लेकिन मैं जितना तुम्हारे पास आना चाहता हूँ तुम मुझसे दूर भागती हो। ऐसा कब तक चलेगा चाहत? सारी जिंदगी तो इस तरह से नहीं कटेगी ना। मैंने आपको इस शादी से पहले ही बता दिया था कि आप मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी आपने शादी की। मैं आपको बताया था कि आप कोई भी रिश्ता निभाना मेरे बस में नहीं है, लेकिन आपने इस वक्त मेरी बात नहीं समझी। मैं आपको अपने करीब आने से नहीं रोक रही मूसा, लेकिन प्लीज मुझसे मोहब्बत की उम्मीद ना रखें। मोहब्बत तो अब मुझे अपने आप से भी नहीं है। इसकी गिरफ्त ढीली पाकर वो उठकर चली गई थी। तुम ये रिश्ता निभाओगी चाहत और मुझसे मोहब्बत भी करोगी, ये मेरा वादा है तुमसे। वॉशरूम के दरवाजे की तरफ वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए मूसा ने कहा था, जहां अभी चाहत गायब हुई थी। 2 दिन के बाद चाहत का निकाह था। इसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि कैफ के साथ इसकी शादी हो रही है। बचपन से वो इसे जानती थी, इसे समझती थी, इसकी पसंद नापसंद इसको सब कुछ पता था। रिश्ता बदल रहा था। वो जो बचपन से कैफ के साथ अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करती थी, अपनी हर खुशी में से शामिल रखती थी, अपने हर गम में इसका साथ चाहती थी, आज वही शख्स इसकी हर प्रॉब्लम, खुशी, गम का बराबर का हिस्सेदार बनने वाला था। अभी वो यही सब कुछ सोच रही थी जब इसका फोन बजा। फोन पर कैफ का नाम देखकर इसका दिल अजीब अंदाज में धड़का था। अस्सलाम वालेकुम। फोन उठाते ही इसने कहा था, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? लहजे में शरारत थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक रहने कहा, मुझे ठीक रहने कहाँ दिया है तुमने? सब कुछ बदल कर रख दिया है। दिल की दुनिया में तो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। बताओ अब क्या करूँ मैं? मैंने हेस अंदाज में कहते हुए इससे पूछने लगा था। मैं क्या बताऊँ? जो आपका दिल करे वो करे। चाहत को कैफ से इस तरह से बात करना कुछ अजीब लग रहा था। अच्छा छोड़ो ये सब कुछ, बताओ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस पेंटिंग बना रही हूँ, चाहत ने खुश होकर बताया था। चाहत यार, अब ये बच्चों वाले काम छोड़ दो, कैफ ने बेजारी से कहा। इसमें बच्चों वाली कौन सी बात है? पेंटिंग तो बहुत से लोग बनाते हैं। चाहत को कैफ की बात कुछ अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि पेंटिंग बनाना इसे बहुत पसंद था। अच्छा ठीक है, जो दिल में आए करो। अभी तुम्हारे पास 10 से 15 दिन है, और इसके बाद ये सारे शौक तुम भूल जाना। क्या मतलब? शादी के बाद आप मुझे पेंट नहीं करने देंगे? चाहत ने पूछा था। शादी के बाद लड़कियों की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं चाहत, इसलिए ये बचकाना शौक शादी से पहले तक अच्छे लगते हैं। मैं फिर फोन करूंगा, बस इतना कहकर इसने फोन रख दिया था, जबकि चाहत अभी तक यही सोच रही थी कि शादी के बाद इसे पेंटिंग करने की इजाजत नहीं होगी। शाम के वक्त वो दोनों होटल के बाहर कुर्सियों पर बैठे हुए थे, जहां एक खूबसूरत कपल अपनी सेल्फियां बनाने में मसरूफ था। चाहत न जाने कितनी देर इस कपल को देखती रही। देखने में वो एक नया शादीशुदा जोड़ा लग रहा था, जो यकीनन हनीमून के लिए यहाँ पर आए थे। आए तो वो दोनों भी हनीमून के लिए ही थे। कितना खूबसूरत कपल है ना दोनों का। लगता है अभी अभी शादी हुई है, मूसा ने कहा तो चाहत जरा सा मुस्कुराई। हाँ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, कितने खुश है ना वो दोनों एक दूसरे के साथ। लगता है लव मैरिज हुई है। चाहत ने मुस्कुराकर कहा, हमारा कपल भी ऐसा हो सकता है अगर तुम चाहो तो। मूसा ने चाहत को नजरों के हिसार में लेते हुए कहा था। मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई है, हमें रूम में चलना चाहिए। चाहत ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, हाँ चलना चाहिए, वैसे भी इस कपल को देखकर मुझे एहसास कमतरी होने लगा है। मूसा ने उठते हुए शरारत से कहा। इसकी बात सुनकर चाहत को हंसी आई, जो वो बड़ी सफाई से छुपाकर आगे बढ़ गई थी। लेकिन मूसा से चाहत की कोई भी फीलिंग छुपी रही ये मुमकिन ही ना था। एहसास बदल गए थे, रिश्ते बदल गए थे। आज चाहत हमेशा हमेशा के लिए कैफ के नाम हो चुकी थी। अभी कुछ देर पहले इसने अपने आप को कैफ के नाम लिख दिया था। वो इस निकाह से खुश थी या नहीं, वो ये नहीं समझ पा रही थी, लेकिन हाँ, ये अलग एहसास था जिसने चाहत की दुनिया ही बदल दी थी। आज कैफ का निकाह हो गया, लेकिन मूसा नहीं आया। कैफ ने न जाने कितनी बार मूसा को फोन किया था, लेकिन हर बार फोन या तो बिजी आता या फिर बंद। मूसा को पता भी था कि आज मेरा निकाह है, मैंने इसे बताया था, लेकिन फिर भी वो नहीं आया। वो बिजी है, ठीक है, आजकल इस पर काम का बहुत बोझ है, लेकिन ताई अम्मी क्यों नहीं आई? आज 2 दिन के बाद कैफ वापस पुलिस स्टेशन आया था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मूसा 2 दिन से काम पर नहीं आ रहा। अब इसे परेशानी लाहक हो गई थी। वो सीधा मूसा के घर पर आया। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी, कैसी हैं आप? इनके सामने सर झुकाकर कहा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम्हें तुम्हारा निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं नहीं आ सकी, वो दरअसल मूसा की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब है। आसिया ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा था। क्या हुआ मूसा को ताई अम्मी? मैं जानता था इसके साथ कुछ जरूर गलत हो गया है, वरना मेरे निकाह पर मूसा ना आई ये तो नामुमकिन है। हाँ बेटा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने कमरे में है, तुम वहीं चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ताई अम्मी के कहने पर वो कमरे में आ गया, जहाँ मूसा बेड पर लेटा शायद सो रहा था। और यार, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? 2 दिन मुझसे नहीं मिला तो बीमार पड़ गया, इतना प्यार करता है मुझसे। क्या आपने किसी बिछड़ी हुई महबूबा की तरह इसके साथ लिपटते हुए कहा था, जिस पर मूसा मुस्कुराने लगा। हाँ, तूने तो धोखा दे दिया, मेरे प्यार में किसी और से निकाह कर लिया और मैं तेरे हिजन में बीमार पड़ गया। मूसा ने आ भरकर कहा था। जो भी था, कैफ इसका बेस्ट फ्रेंड था और उसकी खुशी से अजीज थी। अब चाहे वो खुशी इसकी दुनिया ही क्यों ना उजाड़ दे, लेकिन अपने दोस्त के सामने से खुश रहना था, ताकि इसका दोस्त के चेहरे से इसके अंदर की तकलीफ का अंदाजा ना लगा सके।
चल शतरंज खेलते हैं, वरना तू अगर ऐसे ही बीमारों की तरह पड़ा रहा तो मेरा गुजारा नहीं होगा। तू पुलिस स्टेशन नहीं गया, कैफ शतरंज उठाकर ला रहा था। जब मूसा ने पूछा, गया था, और वो ड्रग्स वाले केस में 2 लड़के पकड़े गए हैं और इन दोनों को तुमने हैंडल करना है, इसलिए जल्दी से ठीक हो जा। मैं अकेले नहीं कर सकता ये सब कुछ। खेल शुरू हो चुका था तो फिक्र मत कर, अपनी शादी एंजॉय कर, वो मैं हैंडल कर लूंगा। ओके बॉस, थैंक यू सो मच मुझे इस केस से बरी करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी शादी को बहुत एंजॉय करना चाहता हूँ। अगर ये केस का सिलसिला चलता रहता तो ये कभी नहीं हो सकता था, लेकिन तू किस लिए है? कमाल का भाई है मेरा, मेरी हर प्रॉब्लम सोल्व कर देता है तू। मूसा यार कभी तो जीतने दे मुझे। अपने राजा को मरते देखकर कैफ ने दुहाई दी, जिस पर मूसा का कहका लगाकर हंसा था। तू जीत गया है मेरे भाई, इस खेल में नहीं जिंदगी के खेल में जीत गया है मुझसे। मूसा चाहकर भी ये अल्फाज अदा नहीं कर पाया था। वो अभी अभी नहाकर निकली और शीशे के सामने खड़ी होकर अपने गीले गीले बाल सुखा रही थी जब मूसा आहिस्ता से चलता हुआ इसके करीब आया। इसने अपने करीब महसूस करके चाहत का दिल जोरों से धड़का था। मूसा ने बड़े प्यार से इसके गीले बाल इसकी गर्दन से हटाए और अपने दहकते लबों से इसकी गर्दन को चूम लिया। चाहत की रीढ़ की हड्डी तक सनसना उठी थी। इसने मूसा से फैसला कायम करने की कोशिश की, जिसको मूसा ने नाकाम बनाकर इसे मजीद अपने करीब कर लिया था। कितना तरपाने का इरादा है, अब बस भी करो, मजीद तुमसे नहीं दूर रहा जाता। इसके चेहरे को अपने हाथों में लिए इसकी पेशानी चूम कर बोला था। मूसा प्लीज। चाहत ने फिर से फासला कायम करने की कोशिश की। चाहत प्लीज, आज तुम मुझे मत रोकना, मैं आज सारे फासले मिटा देना चाहता हूँ। मुझे भी इस हैप्पी कपल की तरह हैप्पी कपल चाहिए। मैं चाहता हूँ हम भी इसी कपल की तरह एंजॉय करें, एक दूसरे के साथ रहें, इन लम्हात को यादगार बनाएं, ताकि हम जब अगली दफा यहाँ पर आएं तो हमारे पास याद करने के लिए बहुत कुछ हो। मूसा की गर्म सांसें चाहत के चेहरे को किसी गर्म अंगारे की तरह जलाने लगी। मूसा ने इसके लब्बों को अपने होठों में कैद कर लिया और फिर इस पर शिद्दतें लुटाने लगा, जिससे आज हर दूरी मिटाने का इरादा रखता हो। मूसा प्लीज। इसने एक झटके से मूसा को पीछे की तरफ धक्का दिया। मूसा एक कदम पीछे हटा था। इसकी पनाहों से निकलकर धूल जाकर वाशरूम में बंद हो गई थी, जबकि मूसा न जाने कितनी देर बेयकीनी से वॉशरूम के दरवाजे को देखता रहा। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने करीब आने से कभी नहीं रोकोगी, लेकिन तुमने तो मेरी मोहब्बत ठुकरा दी। हाँ ठीक कहा था तुमने। चाहत तुम्हारे अंदर से हर एहसास मर चुका है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई शख्स तुम्हारे लिए न जाने कितने सालों से तड़प रहा है, ना जाने चाहत कितनी ही देर वॉशरूम में बंद रही। इसे पता था आज मूसा इसे माफ नहीं करेगा। इस बार मूसा के एहसास को ठेस पहुंचाई थी इसने मूसा को नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत को ठुकराया था। चाहत बाहर निकली तो मूसा कहीं पर भी नहीं था। चाहत का इरादा इसे माफी मांगने का था। वो इसका शोहर था, इसे अपना हक मांग रहा था। इसमें गलत क्या था? चाहत ने आज बहुत गलत किया था। वो मूसा को माफ कर वो इसको माफ कर सकता है, चाहे वो इसे ठुकरा ही क्यों ना दे। लेकिन आज चाहत ने इसकी मोहब्बत को ठुकराया था, इसकी मोहब्बत को बेमौल कर दिया था। लाख वो चाहत पर मरता था, लेकिन इसे अपनी मोहब्बत की तौहीन करने की इजाजत वो कभी नहीं दे सकता था। वो सारी रात मूसा का इंतजार करती रही, लेकिन मूसा लौटकर वापस ना आया। ये पहली रात थी जब चाहत ने खुदा से मूसा को मांगा था। तकरीबन 11:30 बजे चाहत को फोन आया। इस वक्त तो चाहत के सब गधे घोड़े भी सो रहे होते हैं। तकरीबन 8 बार फोन बजा, पर 8वीं बार चाहत को एहसास हुआ जैसे इसके बेड पर कुछ वाइब्रेट हो रहा है। पहले तो वो डरकर उठ बैठी, फिर पता चला कि ये तो इसका फोन बज रहा है। कैफ का फोन आता देखा तो चाहत को अजीब सी खुशगवार एहसास ने आ घेरा। कब से फोन कर रहा हूँ मैं, ऐसी क्या है तुम्हारी नींद जो टूट ही नहीं सकती? इंसान को कोई काम भी तो हो सकता है, कोई मुसीबत आ सकती है। तुम हो जो घोड़े बेचकर सोती हो, जरा भी एहसास है तुम्हें लड़की? अब तुम शादीशुदा हो। फोन उठाते हुए कैफ शुरू हो चुका था। सॉरी, इस वक्त तो मैं सो जाती हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे फोन करने वाले हैं। चाहत ने शर्मिंदगी से कहा, और मैं शादीशुदा नहीं हूँ, सिर्फ निकाहशुदा हूँ। चाहत ने याद दिलाना जरूरी समझा था। और एक हफ्ते में तुम शादीशुदा भी हो जाओगी। कैफ ने इसकी बात काटते हुए कहा, आपने क्यों फोन किया इस वक्त? चाहत को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो कैफ से जल्दी जल्दी बात करना चाहती थी। अपनी बीवी से बातें करने के लिए फोन किया है, इसने शरारत से कहा। ठीक है, मैं सुन रही हूँ। चाहत ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। बताओ, मेरी बीवी बनकर कैसा लग रहा है तुम्हें? अजीब सा सवाल अजीब से अंदाज में पूछा गया था। मुझे कैसा लगना चाहिए? चाहत ने पूछा। मेरे ख्याल से तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। कैफ के अंदाज में अजीब सा गुरूर था, जिस पर चाहत मुस्कुरा दी। मैं बहुत खुश हूँ आपके निकाह में आकर, चाहत ने दिल से कहा था। मैं जानता हूँ चाहत, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँ, तुम्हें मेरी साथ से कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, मगर ये मत सोचना कि तुम कोई गलत काम करोगी तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब भी मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर डांटूंगा, बल्कि मारूंगा भी। हमें वही सब कुछ होगा जो हम अब भी वही सब कुछ होगा जो बचपन से होता आया है। हम एक दूसरे के मियाँ बीवी, बाद में दोस्त पहले रहेंगे। तुम अपने दिल की हर बात मुझसे वैसे ही शेयर करो कि जैसे बचपन से करती आई हो, है ना? अपनी बात खत्म करके इसे पूछने लगा। हाँ, हम काका नारायण भी जाएंगे, मुझे बर्फानी पहाड़ देखने हैं। कैफ ने इसे अपने अंदाज में इस रिश्ते को समझाना चाहा तो चाहत कुछ ज्यादा ही फ्री हो गई। कुछ देर और बात करने के बाद कैफ ने फोन बंद कर दिया था। जबकि कैफ से बात करने के बाद चाहत रिलैक्स हो चुकी थी। चाहत अपने कमरे में तैयार हो रही थी, जबकि मूसा को कुछ पता नहीं था कि वह इस वक्त कहाँ है। जब कुछ देर में मूसा कमरे में आया और दरवाजे पर खड़ा होकर बस इतना ही कहा, आओ हम
बाहर आओ, हमें कहीं जाना है। बस इतना कहकर वो पलट गया, जबकि चाहत इससे माफी मांगना चाहती थी। कल मूसा इसकी तरफ बढ़ा, कितनी चाहत थी इसकी नजरों में, कितनी बेदर्दी से इसकी मोहब्बत को ठुकराया था इसने, जबकि वो शादी के पहले दिन से ही जानती थी कि, बल्कि इससे भी पहले से, और इस मोहब्बत का एहसास दिलाने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका साकबा शोहर कैफ था। कैफ ने इसे बताया था कि वो इससे मोहब्बत करता है। वो जल्दी से अपने बाल बंद करके बाहर आ गई थी। मूसा गाड़ी में इसका इंतजार कर रहा था। वो आए और उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई और यही सोचा था कि मौका देकर वो मूसा से माफी मांग लेगी। हम कहाँ जा रहे हैं? मूसा ने पूछा था। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं लेकर जा रहा मैं तुम्हें। इसका लहजा शायद मेरे लिए हुआ था, जो चाहत को शर्मिंदा कर गया। मेरा वो मतलब नहीं था मूसा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चाहत ने समझाना चाहा। तुम्हारा जो भी मतलब है चाहत, मेरे सुनने का कोई मूड नहीं है। मूसा ने तेजी से इसकी बात काटी और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। फिर कुछ ही देर में वो एक जगह पर पहुंचे थे। चाहत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके सामने वही खूबसूरत नजारा था जिसके लिए वो यहाँ आना चाहती थी। एक बड़े से बर्फानी तूफान पर बर्फ गिर रही थी। मूसा कितना खूबसूरत है। एक पल के लिए वो मूसा की नाराजगी और सदमेरी भूल चुकी थी। इसके कंधे पर हाथ रखकर वो ये खूबसूरत नजारा देखने लगी। जी भर के देख लो इसे, तुम ऊपर भी जा सकती हो, यहाँ पर पूरा सेफ्टी सिस्टम है। हम कल वापस जा रहे हैं, मुझे वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी है। मूसा इसका हाथ अपने कंधे से हटाता हुआ इसे कुछ फासले पर चला गया था, जबकि चाहत को एक बार फिर से शर्मिंदगी ने आ घेरा। इसे कितनी ही देर ऐसे देखते हुए ऊपर की तरफ चलती, क्योंकि मूसा ने इसकी तरफ ना देखने की कसम खा ली थी। आज इसकी शादी थी और मूसा अभी तक नहीं आया था। इसे मूसा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपनी शादी छोड़कर सीधा मूसा के घर चला गया। लेकिन यहाँ आकर देखा मूसा तेज बहार में तप रहा था। मूसा, ये सब कुछ क्या है? एक तरफ मेरी शादी हो रही है, ऊपर से तू इतना बीमार है। यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी शादी तू एंजॉय नहीं कर पाएगा। तुझे भी और कोई वक्त नहीं मिला बीमार पड़ने के लिए? कैफ चिढ़कर बोला था। कैफ, तुझे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। तुझे सब लोग तुझे ढूंढ रहे होंगे, और ऐसा कर जाने से पहले मामा को भी अपने साथ ले जा, वो बेचारी भी मेरी वजह से बहुत परेशान है। मूसा ने तकरीबन जबरदस्ती भेजने की कोशिश की थी, लेकिन अम्मी ने कैफ के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि वो इस वक्त मूसा के साथ इसका ख्याल रखना चाहती हैं। तो कैफ ने भी जिद न की, लेकिन इसने ये कहा कि जब तक मूसा दवाई खाकर आराम से सो नहीं जाता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। फिर मूसा को मजबूरन दवाई खानी पड़ी और इसके सामने ही सोना भी पड़ा। कैफ जब जाने लगा तो उसका ध्यान मूसा की इस्त्रीशुदा कपड़ों पर गया। शायद अभी लॉन्ड्री से आए हुए थे। चाची बेचारी भी क्या क्या करे। वो बड़बड़ाता हुआ कपड़े उठाकर अलमारी में रखने लगा। अभी कपड़े रख ही रहा था कि मूसा की डायरी अलमारी से इसके पैरों में आ गिरी थी। वो डायरी वापस रखने ही लगा था कि चाहत की तस्वीर डायरी से आधी बाहर निकल आई। चाहत की तस्वीर इसकी डायरी में क्या कर रही है? इसने कुछ सोचते हुए पहले मूसा के सोए वजूद को देखा और फिर डायरी खोली। इसकी डायरी के हर हुर्फ में चाहत की मोहब्बत वाजिया झलक रही थी। क्या मूसा चाहत से मोहब्बत करता है? इसे ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? बहुत गलत किया तुमने मूसा। सब कुछ जानने के बाद क्या है, बहुत ज्यादा परेशान था। चाहत को बचपन से चाहता था, इसे शादी का ख्वाहिशमंद था। वह कैसे अपने दोस्त की खुशियां छीनकर खुद खुश रह सकता था? लेकिन अब वो इसकी बीवी थी, वो इसकी हो चुकी थी। शायद कैफ को ये सब कुछ पहले पता चलता तो वो चाहत से निकाह ना करता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। चाहत इसकी बीवी थी, इसका फ्यूचर थी, और वैसे भी वो मूसा के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अपनी लातदार सोचों को लेकर वो घर वापस आया। इसे बारात लेकर निकलना था। और जैसे ही घर पहुंचा सब लोग तैयार खड़े थे। पापा ने इसके कान खींचे, जो आज अपनी ही शादी पर लेट आया था। सबको मनाकर वो लोग चाहत के घर रवाना हो गए थे। बहुत कोशिश के बावजूद भी अपने दिमाग से ये बात निकाल नहीं पा रहा था कि चाहत मूसा की मोहब्बत है। वो हर मामले में इसे जीतता आया था, आज तक मूसा को हरा नहीं पाया था, लेकिन शायद आज मूसा हार चुका था। इसके हाथों से शिकस्त मिली थी। आज इसकी मोहब्बत, इसकी चाहत हमेशा हमेशा के लिए कैफ के नाम हो चुकी थी। बारात धूमधाम से आई और चाहत को ब्याह कर इसके घर से कैफ के घर ले आई। बहुत सारी रस्में अदा हुई। फूफो ने अपनी मन की सारी मुरादें पूरी की, जबकि इनकी कजन सना बहन होने का हक निभा रही थी। सना के साथ इसकी भी बहुत अच्छी दोस्ती थी और सैफ और सना की मोहब्बत के बारे में भी सब कुछ जानती थी। चाहत बहुत खुश थी, इसकी जिंदगी में ऐसा शख्स शामिल हुआ था जिसके बारे में वह सब कुछ जानती थी। आगे जिंदगी में कैफ को समझना इसके लिए मुश्किल न था। सारी रस्में अदा होने के बाद चाहत को कैफ के कमरे में बिठाया गया। अभी से बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। कैफ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके बिल्कुल करीब आ बैठा। कैफ इसके करीब बैठा था। इसने आहिस्ता से इसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं जानता हूँ चाहत, इस रिश्ते में तुम्हारी मर्जी शामिल है, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा गिल्ट है जो खत्म नहीं हो पा रहा। चाहत, मैं बहुत परेशान हूँ आज। ये नहीं कि तुमसे शादी की मुझे खुशी नहीं है, नहीं चाहत, मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, अच्छा बुरा, एक दूसरे की पसंद नापसंद सब कुछ पता है हमें, और शादी में कहीं ना कहीं मेरी मर्जी शामिल थी। लेकिन आज जो हालत मैंने मूसा की देखी है ना चाहत, इसने मुझे परेशान करके रख दिया है। कैफ नहीं चाहता था कि वो चाहत को मूसा के बारे में कुछ भी बताए, लेकिन वो इसकी हमसफर थी, इसकी साथी थी, वो इसके बारे में क्या छुपाता? क्या बात है कैफ, आप इतने परेशान क्यों हैं? प्लीज मुझे बताएं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? क्या हुआ है मूसा भाई को? चाहत ने पूछा। चाहत, वो तुमसे मोहब्बत करता था, वो भी बिखर चुका है
चाहत वो तुमसे मोहब्बत करता था, वो बिखर चुका है, वो तुम्हें बहुत चाहता था, चाहत बचपन से। मैंने इसकी डायरी का एक लफ्ज़ पढ़ा है जहाँ पर सिर्फ तुम्हें पाने की ख्वाहिश है। कैफ ने इसके दोनों हाथ थामते हुए कहा, जबकि शादी की पहली ही रात अपने ही शोहर से किसी दूसरे मर्द के बारे में ऐसा सुनते हुए चाहत को सदमा लगा था। ये आप क्या कह रहे हैं कैफ? मैंने मूसा भाई के बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं। इसने कैफ के हाथों से अपने हाथ निकालना चाहा था। मैं जानता हूँ चाहत तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस मूसा के बारे में बता रहा हूँ, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। कैफ ने इसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं जानता हूँ चाहत तुम इस बात से बिल्कुल अनजान हो, मैं तो बस अपनी परेशानी तुमसे शेयर कर रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी इसे अपने दिल में नहीं रख पाया, इसलिए तुमसे शेयर कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम पर शक है या मूसा को लेकर मेरे दिमाग में कोई ऐसी वैसी बात है, बस मुझे मूसा का दुख देखा नहीं जा रहा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी शादी को इसने इतना सीरियस ले लिया है। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा चाहत, काश इसने मुझे ये सब कुछ पहले बता दिया होता। कैफ ने हसरत से कहा, तो आप क्या करते कैफ? मुझसे शादी ना करते, मुझे अपने दोस्त के लिए कुर्बान कर देते? चाहत ने भी यकीनी से कहा था। नहीं चाहत, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। है छोड़ो इन सब बातों को, तुम काफी थक चुकी हो, जाओ चेंज करो। कैफ ने इसे मौजू से हटाते हुए कहा था, लेकिन इस बात का अंदाजा से हो चुका था कि कैफ की बातों ने चाहत को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। वो चाहत को रुलाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी इसकी बातें इसकी आंखों में आंसू ले आई थी। कौन सा शौहर अपनी बीवी से शादी की पहली रात इस तरह की बातें करता है? शायद आज कैफ ने अपने दिल की बातें से बताकर अपना दिल हल्का कर चुका था, लेकिन चाहत के लिए ये बात हजम करना इतना भी आसान न था जितना कैफ ने समझा हुआ था। उठो जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कैफ ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़कर उठाया। जल्दी आना, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कैफ ने इसका ध्यान बटाना चाहा था। होटल वापस आने के बाद भी मूसा का रवैया वैसे ही था। वो ना तो सीधे तरीके से बात कर रहा था और ना ही इसकी किसी बात का जवाब दे रहा था। होटल वापस आने के बाद इसने बस इतना ही कहा था कि कल तक अपना सामान पैक कर लो, हम वापस जा रहे हैं। इसका ये रवैया चाहत के लिए बिल्कुल नया था। वो तो हमेशा इससे मोहब्बत से बात करता था, इसका ख्याल रखता था, लेकिन चाहत ने इसे इसकी मोहब्बत की तौहीन कर दी थी। चाहत को अपने किए की शर्मिंदगी थी। वो इसका शौहर था, जब चाहे वो इससे अपना हक ले सकता था, लेकिन फिर भी वो इसकी एक हाँ का मुंतजर रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मूसा के साथ ऐसा क्यों कर रही है, जबकि वो खुद भी जानती है कि जो कुछ भी हुआ इसमें मूसा की कहीं भी कोई गलती नहीं थी। मामा कमरे में आई तो मूसा परेशान सा बैठा था। इसे इस तरह से देखकर मामा का दिल भर आया। वो इसके करीब आई, इसका सर अपनी गोद में रखने लगी। आज बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी ही एक बारिश आज मूसा के अंदर भी हो रही थी, जिसमें इसका सब कुछ बह चुका था। मामा ने नरमी से इसके बाल संवारे। परेशान हो? मामा ने पूछा। नहीं, बस सोच रहा हूँ जो चीज़ किस्मत में ना हो वो नहीं मिल सकती। पता नहीं इंसान मोहब्बत में इसी से क्यों करता है जो किस्मत में नहीं होता। मूसा ने नजर चुराते हुए कहा था, तुझे इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी, चाहत से भी खूबसूरत लड़की लेकर आऊंगी तेरे लिए। देखना चांद सी बहू लाऊंगी मैं अपने बेटे के लिए। मामा ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा था। इसकी बात सुनकर वो जख्मी सा मुस्कुरा दिया। अब वो इन्हें कैसे समझाता कि चाहत जैसी अब कोई लड़की इसकी जिंदगी में नहीं आ सकती थी। चाहत वो लड़की थी जिसे लेकर इसने पहली बार ख्वाब सजाए थे, ये जाने बगैर के इन ख्वाबों की ताबीर कभी भी नहीं होगी। मामा मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरती से बातें कर रही थी जब अचानक इसका फोन बजा। फोन उठाया तो इसका हवलदार बोला, सर 2 दिन पहले जिन मुजरिमों को आपने ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किया था वो दोनों भाग गए हैं। इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। मूसा के लिए यह खबर किसी धमाके से कम ना थी। इन दोनों मुजरिमों को इसने बहुत मुश्किल से गिरफ्तार किया था। ये केस कैफ की जिम्मेदारी था, लेकिन इसकी शादी की वजह से वो खुद इसे हैंडल कर रहा था। मैं अभी आ रहा हूँ, बस इतना कहकर वो अपने यूनिफॉर्म निकालने लगा, जबकि बुखार से इसका बदन अब तक तप रहा था। देखो बेटा, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, मेरे ख्याल में इस तरह तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं, तुम किसी और को भेज दो। मामा ने इसकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए कहा था। नहीं मामा, मुझे जाना होगा। ये केस कैफ का था, लेकिन आज तो इसकी शादी हुई है, वो नहीं आ सकता, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। इन्हें समझाकर वो घर से बाहर निकला था, जबकि मामा इसकी सलामती की दुआएं मांगती दरवाजा बंद कर चुकी थी। मूसा और चाहत अपने घर वापस आ चुके थे। घर आने के बाद भी मूसा का रवैया ना बदला था, वो इसके साथ वैसे ही था। वो इसको मुकम्मल इग्नोर कर रहा था। अब चाहत को भी पता चल चुका था कि इग्नोर क्या किया जाना कैसा होता है। वो ना तो इसके पास आकर बैठता था, ना इससे कोई बात करता था। सुबह इसके उठने से पहले अपने काम पर निकल जाता और रात देर से वापस आता। इसके इन रवैयों की वजह से चाहत बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। चाहत को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मूसा से कई बार माफी मांगने की भी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वो अपनी तौहीन नहीं भुला सकता था। और इसने चाहत को बस इतना ही कह दिया था कि वो इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता। एक हफ्ते तक वो इस तरह से मूसा का इग्नोर करना बर्दाश्त करती रही। फिर परेशान होकर इसने माँ को फोन किया। वो अपनी माँ से जरूर नाराज थी, लेकिन वो एक माँ थी, इसकी परेशानी समझ सकती थी। उन्होंने भी इसे यही समझाया कि इसे मूसा और अपने तलकात बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो भी तब होता जब मूसा इसे मुंह लगाता। चाहत अपना वेडिंग ड्रेस चेंज करके अभी कमरे में वापस आई थी तो देखा कैफ फोन पर किसी से बात कर रहा था। कैफ और चाहत मूसा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। चाहत ने कभी सोचा भी नहीं था कि मूसा इसके बारे में ऐसा सोचता होगा। वो तो हमेशा से इसे अपना भाई मानती आई थी। अगर भाई से हटकर देखा जाए तो सिवाय कैफ के कजन के वो कुछ भी ना था। लेकिन आज अपनी शादी की पहली ही रात इसी किशोर ने इसे बताया था कि इसका कजन इससे मोहब्बत करता है। इसे मूसा से एक अजीब सी किस्म की चिढ़ महसूस हो रही थी। इसकी सोच बार बार एक ही जगह पर आकर अटक
रही थी कि आखिर मूसा इसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है। कितनी इज्जत करती थी वो इसकी और इसके बारे में इस तरह के जज्बात रखता था। चाहत तुम आराम करो, थाने से 2 मुजरिम भाग गए हैं, मुझे अभी जाना होगा। मूसा की तबीयत बहुत खराब है, मैं इसे अकेले नहीं भेज सकता वहाँ। ये तुम्हारे मुंह दिखाई का तोहफा। इसने खूबसूरत सा ब्रेसलेट इसे इसकी कलाई में पहनाते हुए कहा था। बाकी तुम्हारा चेहरा मैं वापस आकर देखूंगा। मोहब्बत से इसका माथा चूमकर वो अपनी यूनिफॉर्म निकाल कर वापस वॉशरूम में घुस गया था। देखो मेरा इंतजार मत करती रहना, तुम आराम से सो जाना, मुझे वापसी में बहुत देर हो जाएगी। इसे समझाकर वो चला गया। जबकि शादी की पहली ही रात कैफ का इस तरह से जाना चाहत को बिल्कुल भी अच्छा ना लगा था। कैफ और मूसा मुजरिमों को ट्रैप करते हुए इनके पीछे पहुंच चुके थे। इनका इरादा इनके पूरे गैंग को गिरफ्तार करना था और वो अपने प्लान में तकरीबन कामयाब हो चुके थे। जब वो लोग इनके अड्डे पर पहुंचे तो इनके ख्याल के मुताबिक वहां इनका पूरा ग्रुप मौजूद था। इस ग्रुप में तकरीबन 18 से 20 लोग थे। अफसोस इन सबकी उम्र 20 से 30 के अंदर थी, यानी कि हमारी अपनी ही नई नस्ल हमारी नस्लों को तबाह कर रही है। ये सब लोग ही स्टूडेंट थे, किसी न किसी कॉलेज में मंशियात फरोख्त करके ये अपना वही मुल्क तबाह कर रहे थे। पुलिस ने पूरे अड्डे को चारों तरफ से घेर लिया था। अब बस हमला करना बाकी था। सबसे पहले मैं अंदर जाऊंगा, मेरे इशारा करते ही तुम लोग मेरे पीछे आ जाना। वो मूसा ने प्लान करते हुए कहा था। नहीं मूसा, अंदर तुम नहीं जाओगे, तुम्हारी तबीयत पहले ही खराब है। मैं अंदर जाऊंगा, तुम लोगों को इशारा करूंगा, तुम लोग मेरे पीछे आओगे। दिमाग खराब हो गया है, तुम मेरे अंडर काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे अंडर काम नहीं कर रहा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। मूसा जानता था कि इसमें कितना खतरा है, इसलिए इसे जानते हुए कहा था। लेकिन वो भी कैफ था जो दुनिया के हर इंसान की बात मान सकता था, लेकिन मूसा की नहीं। ये सब कुछ तुम चाहत के लिए कह रहे हो ना, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो चाहत का क्या होगा? कैफ ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इसका इस तरह से कहना मूसा को बिल्कुल भी अच्छा ना लगा था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा चाहत से क्या मतलब है? इसने गुस्से से कहा था। मैं जानता हूँ तुम इससे मोहब्बत करते हो मूसा, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है। कैफ ने पुरसुकून अंदाज में कहा था। मैं हर मामले में तुमसे हारता आया हूँ, लेकिन देखो चाहत के मामले में तुमसे जीत गया। लेकिन खुदा की कसम, अगर मुझे पता होता कि तुम चाहत से इतनी मोहब्बत करते हो तो मैं कभी तुम दोनों के बीच में ना आता। कैफ ने दुखी अंदाज में कहा था। मेरा चाहत से कोई मतलब नहीं, वो तुम्हारी बीवी है और मेरे लिए काबिल एहतराम है। अपनी बकवास बंद करो और अपने काम पर फोकस करो। मूसा ने इसकी उदासी दूर करनी चाहिए। मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरा इशारा मिलते ही तुम लोगों को अंदर आ जाना है। मूसा ने ऑर्डर किया, लेकिन इसकी बात सुने बगैर ही कैफ अंदर चला गया था। मूसा ने घूरकर इसकी पीठ को देखा था, जिसने कसम खा रखी थी कि वो इसकी कोई बात नहीं मानेगा। सर आप अंदर जाएंगे या कैफ सर हैंडल करेंगे? कांस्टेबल ने पूछा। आप जनाब चले ही गए हैं तो वही हैंडल करेंगे, इसने गुस्से से कहा था और इसके इशारे का इंतजार करने लगा। कैफ का इशारा मिलते ही वो लोग अंदर की तरफ आए थे। अभी वो रास्ते में ही थे कि गोलियों की आवाज गूंजने लगी। शायद इन लोगों को अंदाजा हो चुका था कि पुलिस यहाँ तक पहुंच चुकी है। गोलियों के साथ ही इसे कैफ की फिक्र सताने लगी। वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ा था। पुलिस ने चारों तरफ से अड्डा घेर लिया था, लेकिन कैफ यहाँ पर नहीं था। अपने अपने हथियार जमीन पर रख दो, नहीं तो तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। मूसा ने एक नजर पूरे अड्डे पर डाली, जहाँ पे कैफ कहीं नजर न आया तो इसने सामने खड़े लड़कों से कहा था, जबकि वो लोग भागने की मुकम्मल तैयारी में थे, लेकिन फिर भी वहीं खड़े थे। शायद इन्हें अंदाजा था कि पुलिस ने हर तरफ से घेरे हुए है। मैंने तुझे कहा था कि ये इंस्पेक्टर हमें नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी तू पहले यहाँ आया। अब तेरे साथ हम सब फंस गए हैं। तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, इस बेचारे ने तुम सबको मसा दिया, लेकिन हमारा काम और भी आसान कर दिया। इसके साथ ही मूसा रिवॉल्वर सामने खड़े इसके साथ ही मूसा रिवॉल्वर सामने खड़े लड़कों पर तान लिया था। ओए हमें बाद में गिरफ्तार करना, पहले अपने दोस्त को तो बचा लो। शायद वो इनका लीडर था जो काफी कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था, और साथ ही इसने अपने पीछे कमरे की तरफ इशारा किया। इस कमरे में क्या था? क्या मतलब है तुम्हारा? कैफ कहाँ है? मूसा ने गुस्से से पूछा था। हाँ हाँ हाँ, तुम खुद ही देख लो, इनके लीडर ने कहका लगाते हुए रास्ता छोड़ा। तो मूसा अपने अफसर को इशारा करके आगे बढ़ गया था। कमरे में आके देखा कि कैफ खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था। वो फौरन कैफ के पास आया। ये गुंडे इसे न जाने कितनी ही गोलियों का निशाना बना चुके थे। कैफ कुछ नहीं होगा, मैं तुझे अभी अस्पताल लेकर जाता हूँ। कैफ की हालत देखकर मूसा परेशान हो चुका था। पहले मेरी बात सुन, मैं बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था, तू बस मुझे हाँ या ना में जवाब दे। तू चाहत से मोहब्बत करता है क्या? इस तरह से पूछने पर मूसा कुछ ना बोला था। इसे अस्पताल ले जाने की फिक्र थी। जल्दी बोल, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हाँ या ना? मेरी बात को समझने की कोशिश कर, पहले तुझे हाँ या ना। मूसा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, कैफ ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा था। कैफ मेरी बात को समझने की कोशिश कर, हाँ या ना। मूसा मैं नहीं जानता मोहब्बत क्या है, हाँ लेकिन चाहत के लिए दिल से दुआ जरूर निकलती है कि इसकी आंखों में कभी आंसू ना आए, वो हमेशा खुश रहे। अब अगर ये मोहब्बत है तो मोहब्बत ही सही, मूसा ने जलजलाते हुए कहा था। मगर इसकी बात सुनकर कैफ खुश हो गया। मेरे जाने के बाद इसको अकेला मत छोड़ना, इसका बहुत ख्याल रखना, तुझसे ज्यादा इसे कोई प्यार नहीं कर सकता। वो मेरे लिए बहुत अजीज है, प्लीज तू शादी कर लेना, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरी कर देना। कौन सी ख्वाहिश आखिरी? इस तरह क्यों बात कर रहा है? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मूसा इसकी बातों पर गौर किए बगैर अपने बाजू में उठाने लगा, लेकिन इसके इस तरह से उठाने पर ही कैफ का वजूद बेजान हो चुका था। कैफ तो इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता, तुझे हराना है ना? मुझे हिम्मत है तो उठ, अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ, इस तरह से मैदान छोड़कर नहीं जा सकता। मूसा ने रोते हुए इसे अपने सीने से लगाया, मगर आज कैफ ने ना उठने की कसम खाई थी। वो हमेशा के लिए इसको छोड़कर जा चुका था। आज कैफ को गए हुए चौथा दिन था। सारे ही इसी के घर पर मौजूद थे, इतने जवान जहां अचानक मौत ने सारे घर को हिलाकर रख दिया था। जबकि पुप्पो का रो का बुरा हाल था। आज 4 दिन बाद चाहत को बाबा ने घर चलने के लिए कहा। इस वक्त अपने कमरे में सामान पैक कर रही थी। क्या जिंदगी थी इसकी, वो सिर्फ एक दिन की दुल्हन और फिर बेवा।
कुछ ही दिनों में इसने कैफ के लिए अपनी आंखों में कितने ख्वाब सजा लिए थे, जो एकदम ही इसकी आंखों से छिन गए। फुप्पो ने तो जैसे इसे ना देखने की कसम खा के रखी थी। वो फुप्पो के कमरे में गई तो फुप्पो ने इसे मनूस कहकर कमरे से बाहर निकलवा दिया। कल तक जो फुप्पो इस पर जान छिड़कती थी, आज इसे मनूस कह रही थी। इनका कहना था कि जिस दिन से वो कैफ की जिंदगी में आई है, इसने कैफ की जिंदगी तबाह कर दी। वो इसकी मनूसियत कैफ को ले डूबी थी। वो रोती आंखों को साफ करती कमरे से बाहर निकली, जहां इसके बाबा इसका इंतजार कर रहे थे। चलो बेटा, बाबा ने इसे अपने साथ लेते हुए कहा था। ऐसे कैसे जा सकती है ये? अभी इद्दत पूरी नहीं हुई, आप इसे उठाकर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अरे 4 दिन मेरे बेटे की मौत पर रोने तो दें इसे। आपकी बेटी रुखसत होकर यहाँ आई थी तो इद्दत इस पर फर्ज है। लेकिन बाबा ने कुछ कहना चाहा, मगर फुप्पो ने हाथ उठाकर इन्हें कुछ भी कहने से बाज रखा था। कहीं नहीं जाएगी ये लड़की, अपना सामान अंदर रखो। फुप्पो ने इसे हुक्म दिया, जब इसकी इद्दत पूरी हो जाएगी तब आके ले जाइएगा अपनी बेटी को। फुप्पो ने बस इतना ही कहा तो बाबा भी मायूसी से वापस लौट गए थे। मूसा अपनी जान से प्यारे दोस्त को खोकर बहुत ज्यादा परेशान था। इसने कभी सोचा भी न था कि इसका दोस्त जो हर बात में इसका मुकाबला करता है, एक दिन ऐसे इसको छोड़कर चला जाएगा। अब भी इसको दुनिया से गुजरे कुछ ही दिन हुए थे जब इसका ट्रांसफर लेटर आ गया। इसे किसी गांव में ट्रांसफर कर दिया गया था। वो ऐसे वक्त में जाना नहीं चाहता था, लेकिन फर्ज किया कि बेबस था। वो तकरीबन हर रोज ही कैफ की कब्र पर जाता, लेकिन जब कैफ की आखिरी ख्वाहिश आता थी तो परेशान हो जाता। यह सच था कि चाहत इसकी अपनी भी ख्वाहिश थी, लेकिन कैफ के निकाह में आने के बाद मूसा ने इसके बारे में सोचना अपने लिए जुर्म समझ लिया था। इसकी मां ने जब चाहत के वालिदैन से इस बारे में बात करने का कहा तो इसने मना कर दिया। इसका कहना था कि ये वक्त ठीक नहीं है। जबकि दूसरी तरफ 4 माह 10 दिन इद्दत का सुनकर वो भी ठीक ठाक परेशान हो चुका था। इसलिए इसने अपनी मां से यही कहा, जब तक ये वक्त गुजर नहीं जाता तब तक शादी के बारे में कोई बात नहीं की जाए। आज मूसा शाम में घर जल्दी आ गया था, ना जाने से क्या सूझी थी। इसे घर पर देखकर चाहत ने फैसला किया कि आज वो इससे माफी जरूर मांगेगी। वो बाहर आई तो मूसा टीवी पर कुछ न्यूज देख रहा था। इसे देखकर इग्नोर कर गया। अपना आप इग्नोर किया जाना चाहत को बहुत बुरा लगा था। वो मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। चाहत जो कब से इसके करीब खड़ी थी, जबकि वो टीवी को ऐसे देख रहा था जैसे आखिरी बार देख रहा हो, तो मजबूरन इसे मुखातब किया था। बोलो, एक लफ्जी जवाब दिया। चाहत का दिल किया कोई भारी चीज उठाकर इसका सर फाड़ दे। वो कहाँ आदि थी इसके इस तरह के लहजे की, जबकि पिछले कुछ दिनों से वैसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा था। अब बोल भी दो, क्या मीटिंग फिक्स करनी होगी तुम्हारी बात सुनने के लिए? इसे चुपचाप खड़ा देखकर वो तंसिया लहजे में बोला था, मुझे मामा के घर जाना है। अगर ये बंदा इसे एटीट्यूड दिखा रहा था तो वो माफी क्यों मांगती? एक पल में चाहत की सोई हुई अना जागी, ये सोचे बगैर कि इसने मूसा की मोहब्बत की तौहीन की है। इस वक्त तो बस इसे ये पता था कि ये बंदा इसे एटीट्यूड दिखा रहा था। ठीक है, कल सुबह तैयार रहना, ले जाऊंगा, मूसा ने एहसान जताने वाले अंदाज में कहा था। जबकि चाहत बिना इसे कोई जवाब दिए वहीं खड़ी रही। आई थिंक मैं तुम्हारी बात सुन चुका हूँ और इस वक्त जवाब भी दे चुका हूँ। क्या अब मैं सुकून से थोड़ी देर न्यूज सुन सकता हूँ? इसे इसी तरह से अपने सर पर खड़े देखकर कहा था। जबकि इसके इस तरह से कहने पर चाहत पैर पटकती वहां से निकल गई थी। लहजा बता रहा था, मुझे चाहने लगी हो तुम। मूसा मुस्कुराते हुए गुनगुनाया, मुझे पहले क्यों एहसास नहीं हुआ मिसेस चाहत? मूसा हैदर, तुम्हें सुधारने का ये तरीका तो सबसे बेस्ट है। फूफा का लहजा चाहत के साथ बहुत सख्त था। वो ना तो इसे सीधे मुंह से बात करती थी और ना ही इसकी कोई बात अहमियत देती थी, बल्कि घर का सारा काम भी चाहत ही कर रही थी। इसके यहाँ आते ही सभी मुलाजमों को फारग कर दिया गया था। चाहत जानती थी कि यह सब कुछ दिनों के लिए ही है, जैसे ही इद्दत पूरी होगी वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन फूफो का अंदाज इसे बहुत हर्ट कर रहा था, जबकि आज तो फूफो ने हद ही कर दी थी। आज कैफ को गुजरे हुए 10 दिन हुए थे जब फूफो ने इसे कैफ के कमरे से निकाल दिया और उसका सामान सर्वेंट क्वार्टर में फेंक दिया। आज से तुम यहीं पर रहोगी, तुम्हारी मनुष्यत की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे के कमरे में पैर भी रखा, मेरे बेटे को खा गई हो, अब और क्या चाहती हो? वो हर रोज इसे सख्त से सख्त अल्फाज कहती। आज 10 दिन से वो ये सब कुछ सुन रही थी। आए दिन फुप्पो का लहजा सख्त से सख्त होता जा रहा था, लेकिन चाहत ने कभी किसी की शिकायत न की थी। वो जानती थी कि इसका फुप्पो का बेटा इनसे अलग हुआ है, जो इन्हें बहुत अजीज था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो शख्स चाहत के लिए भी अजीज था, जो बचपन से इसके लिए इसका बेस्ट फ्रेंड रहा था और जब हमसफर बना तब इसे छोड़कर चला गया। बेशक वो माँ थी, लेकिन वो भी तो एक दिन की दुल्हन थी। अगर चाहत इनकी तकलीफ को समझ रही थी तो आखिर वो चाहत की तकलीफ को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही थी? अंकल हर रोज ही इसे फुप्पो के रवैये की माफी मांगते, लेकिन वो यही कहती कि इन सब बातों को दिल पर नहीं लेती, क्योंकि वो जानती है कि इसके फुप्पो इस वक्त बहुत उदास हैं। जब इन्हें एहसास होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे यहाँ पे रहते 1 महीना हो चुका था। 2 बार बाबा मिलने के लिए आए थे, लेकिन फुप्पो ने ये कह दिया कि वो बिजी है और इसे मिलने ना दिया। अभी भी वो किचन में सारा काम खत्म करके किचन साफ कर रही थी जब फुप्पो ने कपड़ों का ढेर लाकर इसके सामने रख दिया था। सारा दिन फारग बैठी रहती हो तुम, इससे इतना काम नहीं होता कि ये कपड़े धो डालो। इसके लिए भी तुम्हें कहना पड़ेगा, ये घर के काम है, तुम्हारा फर्ज है करना। जल्दी से उठाकर ले जाओ इन कपड़ों को। चाहत को अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही फुप्पो है जो कल तक इस पर जान छिड़कती थी, जो कल तक फुप्पो को अपनी बेटी लग रही थी। ऐसे अपने आप से एक अजीब सी नफरत होने लगी थी। फुप्पो का रोज रोज कहना कि वो मनूस है, इस वजह से कैफ दुनिया से चला गया। अब इसे भी यही लगने लगा था कि कैफ इसी की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा। वो अपने आप को दुनिया की नजरों से देखने लगी थी। कभी कभी इसका दिल करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चली जाए, लेकिन ये भी इतना आसान न था।
कपड़ों को धोते धोते इसे शाम हो गई। वो थोड़ी देर के लिए आराम चाहती थी। बिना आराम किए शाम के खाने की तैयारी करने लगी। सैफ को अपनी माँ का रवैया अच्छा नहीं लग रहा था। जो कुछ भी हुआ था इसमें चाहत का कोई कसूर न था, लेकिन इसकी माँ सिर्फ और सिर्फ चाहत पर इल्जाम लगा रही थी। वो अपनी माँ को समझाना चाह रहा था जो कुछ भी हुआ इसमें चाहत की कोई गलती नहीं, बल्कि इसके भाई की जिंदगी ही इतनी थी। अभी भी चाहत को मुलाजमों की तरह काम करते देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपनी माँ के सामने कुछ कह भी नहीं सकता था। सुबह मूसा वक्त पर आ गया, उसे साथ चलने का कहा। पहले तो चाहत परेशान सी थी, इसकी शक्ल देखने लगी जो आखिर वो इसे अपने साथ कहाँ ले चलने को बोल रहा है। लेकिन फिर मूसा ने इसकी अकल पर मातम करते हुए कहा कि तुमने ही तो कहा था कि कल तुम्हें तुम्हारी अम्मी के कहाँ जाना है, इसलिए तुम्हें आया हूँ तुम्हें लेने के लिए। तो चाहत कुछ शर्मिंदा सी हो गई थी, लेकिन मूसा को बताने का तरीका भी कुछ ऐसा ना था कि वो खुशी खुशी इसके साथ चल देती। पहले तो चाहत का दिल किया कि इसके मुंह पर इनकार मार दे, लेकिन अम्मी के पास जाना भी जरूरी था, इसलिए अपनी अना को अपने पैरों के नीचे कुचलती तैयार होने चली गई थी। मैडम, तुम रुखसत होकर इस घर में आ चुकी हो, मजीद तुम्हें तैयारियां करने की जरूरत नहीं है। वो लोग तुम्हें रुखसत करवाने नहीं आएंगे। मूसा ने इसकी तैयारी को चोट करते हुए कहा था। सिर्फ बाल ही बना रही हूँ, कोई दुल्हन नहीं बन रही मैं। चाहत ने भी लगी रपटी रखे बगैर कहा था। अब ऐसी किस्मत कहाँ कि तुम मेरे लिए दुल्हन बनो। मूसा सद आह भरकर गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया, जबकि इसकी बात पर चाहत के गाल लाल हो गए थे। सुबह सैफ की आंख खुली तो देखा चाहत रोजमर्रा के काम निपटा रही थी। इसे चाहत पर बेसाख्ता तरस आया था। कल तक जो लड़की हर किसी को इसकी औकात में रखती थी, आज इसकी अपनी क्या औकात थी। सैफ नीचे आया तो चाहत ने अपना मुंह अपने दुपट्टे से ढांप लिया, क्योंकि फुब्बा का कहना था कि जब तक इसकी इद्दत पूरी नहीं हो जाती तब तक वो किसी के सामने नहीं आ सकती। जबकि सैफ को इसका इस तरह से करना बहुत अजीब लगा था। वो कहाँ इससे पर्दा कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो सैफ के सारे काम भी अपने हाथों से ही करती थी। चाहत, प्लीज मेरे लिए ये पर्दा करने की जरूरत नहीं है, सैफ ने चिढ़कर कहा था। सैफ, ये सब कुछ मेरे लिए जरूरी है। जब तक मेरी इद्दत पूरी नहीं हो जाती तुम कोशिश करो कि मेरे सामने ना हो। मैं जानती हूँ तुम्हें ये बुरा लगेगा, लेकिन मैं इद्दत सही तरीके से पूरी करना चाहती हूँ। चाहत ने ठहर ठहर कर इसे समझाने की कोशिश की, मगर इसकी बात पर सैफ मजीद चिढ़ गया था। कौन सी इद्दत चाहत, तुमने कौन से मेरे भाई ने तुम्हारे साथ शादी के बाद वक्त गुजारा है जो तुम इसकी इद्दत में बैठ जाओगी, सैफ ने गुस्से से कहा था। हमने वक्त नहीं गुजारा सैफ, लेकिन मैं इनकी बीवी हूँ और इन्हीं के नाम पर रुखसत होकर इस घर में आई हूँ। अब तुम ये मौजू छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। इस मौजू पर हम और कोई बात नहीं करेंगे। बस इतना कहकर चाहत अंदर चली गई थी, इसके लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन वो कहाँ चुप बैठने वाला था। फिर से पूछने लगा, चाहत तुम्हारी इद्दत कब तक पूरी होगी? आखिर कब तक वो इस तरह से इसके गुलाम आखिर कब तक वो इसे इस तरह से गुलामों की तरह काम करते देखता? कैफ के मरने से पहले इस घर में 6 मुलाजिम काम करते थे, लेकिन इस वक्त इस घर की मुलाजमा सिर्फ और सिर्फ चाहत थी। इसे सबसे ज्यादा गुस्सा चाहत पे आता था। आखिर वो अपने हक में आवाज क्यों नहीं उठा रही थी? तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे इस घर से बेचना चाहते हो? चाहत ने मुस्कुराते हुए अपना गम छुपाने की कोशिश की और जाने लगी। वो इसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन इसके लहजे में इसने हल्की सी मुस्कुराहट महसूस की। वो इसके सामने नाश्ता रखने लगी थी जब सैफ ने इसका हाथ थाम लिया, लेकिन इसका हाथ थामते ही सैफ को जैसे झटका लगा। वो बुखार में बुरी तरह से तप रही थी, लेकिन फिर भी अपना काम वक्त पर कर रही थी। चाहत, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, इसने परेशानी से चाहत को कहा था। जबकि अपने कमरे से बाहर निकलती किरण जब से कैफ की वफात हुई थी, ये एक दिन अपने घर वापस न गई थी। ये मंजर देखकर जल उठी। तो अब मैं समझी तुम यहाँ क्यों रह रही हो। मतलब कैफ भाई नहीं रहे तो अब तुम सैफ के पीछे पड़ गई हो। किरण ने अपने दिमाग के एन मुताबिक बात की, जबकि इसकी बात सुनकर सैफ ने फौरन इसका हाथ छोड़ दिया था। किरण, इसकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे लगता है इसे हमें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। सैफ ने किरण को वाज़ेह देना जरूरी समझा था, क्योंकि जब भी ये लड़की से नाराज होती थी तो सीधी तरह से राजी नहीं होती थी, और अब जब इसकी शादी इनके इतने करीब थी वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, क्योंकि जो भी था वो इस लड़की को बहुत चाहता था। बस करो सैफ, मेरे सामने ये सारे ड्रामे करने की हरगिज कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों मेरे नाक के नीचे क्या कर रहे हो। सब दिखता है मुझे। किरण, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेकार में वहम पाल रही हो। इसकी तबीयत खराब है, मैं बस इसे देखने आया था। कैफ ने सारी किस्से से चाहत को हटाने की कोशिश की। ये सब तो अब खाला पूछेंगी और ये मैडम अपने मुंह से बोलेंगी। किरण ने पीछे से आती फूफा की तरफ इशारा करते हुए कहा था। फूफा जो पहले ही इसे जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी, यकीनन आज भी वही ऐसा ही करने वाली थी। चाहत अपने आप को मनूस खिलवाने के लिए तैयार थी, लेकिन अपने किरदार पे उंगली उठाने की इजाजत किसी को नहीं देती थी। इसे पता था कि आज इसके किरदार को भी दागदार किया जाएगा। फूफा जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। चाहत ने पहले अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन फूफा का हाथ इसका मुंह बंद कर गया था। फूफा ने इसकी बात सुने बगैर ही इसकी बात सुने बगैर ही थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। वो पहले ही समझ सकी थी कि जब भी इस पर किसी किस्म का कोई इल्जाम लगा कोई इस पर यकीन नहीं करेगा, और ऐसा ही हुआ। आज पूरे घर के सामने इसकी इज्जत को दो कौड़ी का कर दिया गया था। कैसे लगा कि शायद आज इसे इस घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। आखिर फ्री की नौकरानी कौन जाने देता। मूसा चाहत को इसकी अम्मी के घर लेकर आया था, और यहाँ पर सबके सामने वो ऐसा जाहिर कर रहा था जैसे इन दोनों में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और तो और इसने चाहत का हाथ एक सेकंड के लिए भी ना छोड़ा था। चाहत को तो कुछ देर के लिए अपनी किस्मत पर रक्श आने लगा, लेकिन चाहत को पता था कि ये आदमी इसे जितनी जल्दी आसमान पर बिठाता है इतनी जल्दी जमीन पर लाकर फेंकता है, और अब वो ऐसा ही करने वाला था। अम्मी के घर का सारा दिन वो इसके साथ चिपका रहा था, और फिर जब शाम को अम्मी ने इसे कहा कि वो यहीं रुक जाए तो मूसा ने कहा कि इसके बगैर इसे नींद नहीं आएगी। इसे इसकी आदत हो गई है, इसके बगैर घर वीराना हो जाता है। वैसे तो वो सीधे मुंह बात नहीं
नहीं करता था और यहाँ पर इतनी लंबी लंबी छोड़ रहा था। चाहत का दिल किया कि अपने लंबे लंबे नाखूनों से इसका चेहरा बिगाड़ दे, लेकिन अपने पूरे खानदान में इसका शोर हैंडसम के नाम से मशहूर था, जिसकी वजह से वह ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं रखती थी। लेकिन आज मूसा ने इसकी इज्जत रखी थी। बहुत अच्छा लग रहा था। मूसा इससे बात नहीं करता था, लेकिन अम्मी के घर इसने ये बात बिल्कुल भी महसूस ना होने दी। आज पहली बार चाहत को दिल से अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी। इसने मूसा के साथ इतना बुरा सलूक किया था, लेकिन फिर भी वो इसकी इज्जत पर आंच नहीं आने दे रहा था। इस वक्त भी वो दोनों वापसी पर जा रहे थे जब मूसा ने अचानक ही गाड़ी रोक दी। क्या हुआ मूसा, गाड़ी क्यों रोक दी? चाहत ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा था। मेरा आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है। सो मूसा ने बस इतना ही कहा और गाड़ी से बाहर निकल गया। मूसा और आइसक्रीम, इसे हैरत हुई थी। मूसा का हमेशा से कहना था कि वो बच्चों जैसे शौक नहीं पालता और इसमें आइसक्रीम खाना सबसे बड़ा बच्चों वाला शौक था। आज ना याद आया बच्चों वाला शौक, झूठे मुंह ही पूछ लेते कि साथ चलो मेरे। चाहत मुंह बसूर कर बोली थी। तकरीबन 5 मिनट के बाद मूसा गाड़ी में वापस आकर बैठा। इसके हाथ में 2 आइसक्रीम थी। चाहत एक पल के लिए खुश हो गई, लेकिन मूसा ने इससे पूछने की जहमत किए बगैर अपना आइसक्रीम खोला और खाने लगा और दूसरा इसने सामने रख दिया था। चाहत इसे उठाकर अपनी बेइज्जती तो करवाने से रही, इसलिए खामोश होकर बैठ गई थी। अब क्या आइसक्रीम खाने के लिए भी स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा? मूसा ने इसे आंखें दिखाते हुए कहा, जबकि चाहत का दिल चाहा कि इसे मना कर दे, लेकिन फिलहाल वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए आइसक्रीम उठाई और मजे से खाने लगी। चाहत का दिल चाहा कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। सैफ इसके बाद घर छोड़कर चला गया था और अब तक वापस ना आया। इसे गए हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे। वो मर्द था, अपनी मर्जी चला सकता था, घर छोड़कर जा सकता था, वो जाती भी तो कहाँ। एक दिन इसे किसी ने बात ना की, दूसरे दिन फिर से वही सब कुछ शुरू हो गया। सुबह सुबह ही कह दिया कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया है। आखिर ऐसा कौन सा जादू चलाया है तुमने इस पर? पहले अपने हुस्न की तीर चलाकर तुमने मेरे बड़े बेटे को घायल करके इसको मरवा दिया, अब दूसरे बेटे को मारने का इरादा रखती हो। आखिर चाहती क्या हो तुम मनुष्य लड़की? आए दिन जिल्लत बर्दाश्त करते करते वो थक चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। बाबा ने आज आकर बताया कि सैफ को नौकरी मिल गई थी। आपका सैफ से राब्ता है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। पापा बस इतना कहकर गुस्से से वहां से चले गए। इस दिन के बाद बाबा भी फूफो से ठीक से बात नहीं कर रहे थे और इस बात का इल्जाम भी फूफो ने इसी पर लगाया था कि वो इनके घर में आग लगा रही है, जबकि बाबा का कहना था कि ये लड़की कुछ दिन की मेहमान है, हमारे घर में इसे इज्जत से यहाँ पर रहने दो, लेकिन किसी की बेटी के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। लेकिन ये सारी बातें पुप्पो को कौन समझाता? वो तो पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रही थी इससे। आज इन्हें किसी शादी पर जाना था, जबकि किरण ने इनकार कर दिया था। किरण को बस मौका चाहिए था इस पर इल्जाम लगाने का, आते जाते इस पर ताने कसने का, या फिर पुप्पो के कान इसके खिलाफ भरने का। मगर अब इन सब बातों से चाहत को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसे ये सब कुछ सहने की आदत हो चुकी थी। मूसा ड्यूटी से लौटा, आज कल इसकी नाइट ड्यूटी लगी हुई थी। वो अक्सर सुबह 4 बजे घर वापस आता था। वो अपने कमरे में आया तो चाहत बड़े मजे से सो रही थी। चाहत पहले भी इसे बहुत अजीज थी, लेकिन न जाने क्यों अब इसे वो अपने दिल के और भी करीब लगने लगी थी। वो आकर इसके बराबर लेट गया। अभी इसे सोए हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था कि चाहत चीख कर उठकर बैठ गई। इसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था, जबकि पूरा जिस्म होले होले लरस रहा था। क्या हुआ है चाहत? वो फौरन इसके करीब आया। शायद वो होप में डर गई थी। मूसा का सहारा पाकर फौरन इसके गले लग गई। मूसा, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने कैफ को अपने ख्वाबों में रोते हुए देखा है। वो बहुत रो रहे थे। वो कह रहे थे कि तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की। मूसा, इनकी आखिरी ख्वाहिश तो मेरी आपके साथ शादी थी ना, तो वो तो पूरी हो गई। और कौन सी इनकी आखिरी ख्वाहिश थी? वो क्यों रो रहे थे? मूसा, इन्हें क्या हुआ है? वो क्यों खुश नहीं है? आखिर वो क्यों रो रहे थे? मूसा चाहत रोते हुए इनके सीने से लग गई थी। चाहत, तुम ये पानी पियो। मूसा ने साइड टेबल से इसके लिए पानी का ग्लास भरा और इसे जबरदस्ती पिलाने लगा। कुछ नहीं हुआ चाहत, तुमने कोई बुरा ख्वाब देख लिया। कुछ नहीं होता, तुम बस ख्वाब में डर गई हो। मूसा ने इसके हाथों से ग्लास लेते हुए वापस रखा। यहाँ लेट जाओ, तुम सोने की कोशिश करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बस जबरदस्ती बेड पर लेटाने की कोशिश कर रहा था। मूसा आहिस्ता आहिस्ता इसके बाल से हिलाने लगा और कुछ हद तक पर सुकून करने में कामयाब हो गया था, लेकिन सोते हुए भी वो काफी डरी हुई लग रही थी। आज चाहत के खौफ ने मूसा को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, चाहत सच ही तो कह रही थी। इसने मूसा के साथ शादी करके कैफ का खौफ पूरा कर लिया था, लेकिन मूसा से खुश नहीं देख पा रहा था। बहुत कोशिश के बावजूद भी मूसा इसे अपनी तरफ लाने में नाकामयाब रहा था। इसने मूसा की मोहब्बत की तौहीन की थी, तो मूसा ने कौन सा इसके साथ अच्छा किया था? मूसा ने तो इसे मुंह ही फेर लिया था। चाहत ने कई बार इसे बात करने की कोशिश की, इसे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन मूसा ने इसे मौका ही न दिया। क्या वहाँ इस दूसरे जहान में भी खुश नहीं था? तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मूसा था, चाहत नहीं। चाहत ने इसके करीब आने की कोशिश की थी, लेकिन मूसा ने इसे खुद से दूर किया था। गलती मूसा की थी, चाहत की नहीं। वो कितना कुछ सह कर आई थी। अब मूसा ने फैसला कर लिया था कि वो चाहत खुश रखने की कोशिश करेगा, चाहे इसके लिए इसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। सुबह चाहत की आंख खुली तो मूसा किचन में था। वो जानती थी कि मूसा अपने सारे काम खुद अपने हाथों से कर लेता है, लेकिन फिर भी इसे इस तरह से मूसा का काम करते देखकर बिल्कुल भी अच्छा ना लगा था। मूसा के साथ अपना ये रिश्ता मुकम्मल तौर पर निभा तो ना पा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसके काम खुद करती थी।
ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी उठ रही थी ना, बना देती नाश्ता। आप जाएं, मैं बनाती हूँ। वह इसके करीब आकर बोलने लगी थी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा लड़की, रात से बुखार में तप रही हो, अब मेरे लिए नाश्ता बनाओगी? बेहतर है आराम से जाकर टेबल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। वो बोलते हुए साथ ही इसका रुख मोड़कर दरवाजे की तरफ फेर चुका था। क्या मुझे बुखार है? वो अपना हाथ उठा करके अपनी वर्षानी पर रखने लगी, जो काफी गर्म महसूस हो रही थी। या अल्लाह, मैं कितनी बीमार हूँ, यहाँ तो किसी को मुझ पर तरस भी नहीं आता। वो खुद कलामी कर रही थी जब मूसा ने घूर कर इसे देखा। ये मैं तुम पर तरस खाकर ही तुम्हें बाहर भेज रहा हूँ, मूसा ने बताना जरूरी समझा। आप इसे तरस खाना कहते हैं? वो सदमे से पूछ रही थी। हाँ तो और क्या कहूँ? मूसा इसे देखकर पूछने लगा था। मैं ही जली हूँ जो इसको प्यार मैं ही झल्ली हूँ जो इस सबको प्यार समझने लगी हूँ। वो जहरीला बरबराती किचन से बाहर जाने लगी, लेकिन मूसा के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था जो इसने सुनी थी। थोड़ी ही देर में इसने इसके सामने नाश्ता रखा, जिसे चाहत ने भरपूर इंसाफ करते हुए खाया था, और अब वो जबरदस्ती अपने साथ अस्पताल चलने को कह रहा था। पहले तो चाहत ने खूब नखरे दिखाए, फिर आखिरकार मान गई। वैसे भी मूसा की घुड़ियों के सामने इसकी चलती कहाँ थी। वो कपड़े धो रही थी जबकि किरण अंदर टीवी देख रही थी। एक नजर इसके बंद कमरे पर मारती वो कपड़े सुखाने छत पर चली गई थी। इसे जल्दी जल्दी कपड़े धोकर काम निपटा कर खाना भी बनाना था। फूफो शादी पे गई हुई थी, ये ना हो कि इनकी लाडली भतीजी फिर से इसके खिलाफ इनका काम भरने लगे। वो जितना कोशिश करती थी कि बातें सुनने से बच जाए, किरण कुछ ना कुछ ऐसा करती कि पप्पा इसे फिर से सुनाने लगती। सेफ को लेकर इसके दामन पर दाग अब वो कभी धो नहीं सकती थी। सेफ को लेकर वो दोनों ही इतनी गंदी बातें इसके मुंह पर कहती कि वो अपने आप को सेफ से नजरें मिलाने के काबिल ना समझती। कि जिस तरह से तुम मेरे सेफ को फंसाने की कोशिश कर रही हो ना, कान खोल कर सुन लो, वो मेरा है। इसे अंदाजा भी ना हुआ कि किरण कब इसके पीछे आकर रुकी थी। देखो किरण, मैं इस वक्त तुमसे कोई बेफजूल बात नहीं करना चाहती, प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो। अरे वाह, हालांकि सामने जमान तलवस तालू से चिपक जाती है और मेरे सामने कैसे चल रही है। किरण मुंह बनाते हुए इसके बिल्कुल साथ आकर रुकी। किरण, अगर तुम ये सोचती हो कि मैं पप्पो से डरती हूँ तो ये सिवाय तुम्हारी गलतफहमी की और कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनसे डरती नहीं हूँ बल्कि इनकी इज्जत करती हूँ। यहाँ से जाने से पहले मैं नहीं चाहती कि किसी किस्म की कोई बदमस्की हो। अब रास्ता छोड़ो मेरा, मेरे काम मुझे निपटाने हैं। एक वक्त था जब वो किरण को बहुत पसंद करती थी। सेफ इसे अक्सर किरण के बारे में बातें बताया करता था। चाहत इसे एक साइड पर छोड़कर जाने लगी जब किरण ने पीछे से इसके बाल पकड़कर खींचा था। 2 टके की लड़की, तुम्हारी औकात क्या है? मेरे सामने सेफ मेरा है, समझी तुम? वो मुझसे शादी करेगा, अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम इसे मुझसे छीन पाओगी। किरण ने इसे बालों से पकड़कर पीछे खींचा, जबकि छत की दीवार छोटी होने की वजह से चाहत का पैर फिसला और वो छत से नीचे गिर गई। लम्हों का खेल था। चाहत जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी, जबकि वो दूर खड़ी से देख रही थी। बाबा के जल्दी घर आ जाने की वजह से वो बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचाई गई थी। सर पर लगी चोट की वजह से इसे होश नहीं आ रहा था। खून बहुत ज्यादा बह चुका था। छत से जमीन का फासला बहुत ज्यादा ना था, लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से वो अभी तक होश में ना आई थी। इसे होश आना शुरू हुआ तो बाहर से इसकी मामा की आवाज आ रही थी। वो सरगोशी नुमा आवाज में बाबा से कह रही थी, मैंने कहा था ना आपसे, आपा आपसे बदला लेना चाहती हैं। वो हमारी बेटी को खुश नहीं रख सकती। आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने आपकी मिन्नतें की थी कि कैफ मर चुका है, हमारी चाहत को हमारे घर वापस ले आए, लेकिन आपने कहा कि वो कैफ की बेवा है और इज्जत इस पर फर्ज है, जबकि ये बात आप भी जानते थे कि कैफ और चाहत में सिवाय निकाह के और कोई रिश्ता ना था। आपने हमेशा अपनी बहन की बात का मान रखा। आज देख लें आपने किस तरह से हमारी बेटी अंदर बेहोश पड़ी है। वो आज भी अपने दिल में चाहत के लिए नफरत रखती हैं। वो जिस दिन से पैदा हुई है वो चाहत से नफरत करती हैं, और यही बात सच है। इसीलिए मैं कैफ के साथ ये शादी होने नहीं दे रही थी, लेकिन आपने इस वक्त कहा कैफ अच्छा बच्चा है, वो हमारी चाहत को खुश रखेगा, वो समझदार है। लेकिन हमें क्या पता था कि वो इस तरह से दुनिया से चला जाएगा। और आपकी बहन क्या कर रही है हमारी बच्ची के साथ? इतना कुछ करके इसे चैन नहीं मिल रहा कि अब इसे जबरदस्ती कैफ की इद्दत पूरी करवा रही है। देखिए, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए, आप चाहत को घर ले आएंगे। मैं अपनी बेटी को इनके खुद साख्ता बदले की नजर नहीं कर सकती। अम्मी मसलसल रो रही थी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, आज मैं आपा से बात करता हूँ। अब मैं भी नहीं चाहता कि चाहत को मजीद इस घर में रहने दूंगा। पापा कहकर जा चुके थे, जबकि चाहत ये सोच रही थी कि आखिर अम्मी फूफा के बारे में क्या बात कर रही हैं, वो इससे क्यों नफरत करती हैं। मैं तो बस इससे बात करने के लिए छत पर गई थी। मैं इसे गिराना नहीं चाहती थी। प्लीज मुझे बचा लें। सेफ मुझे माफ करेगा, वो मुझसे शादी से इनकार कर देगा। वो मुसलसल रो रही थी, जबकि पास खड़ी फुप्पो इसे देख रही थी। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर इसने तुम्हारा नाम ले भी लिया तो मैं हूं ना यहाँ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सेफ की शादी तुम्हारे साथ ही होगी। हालांकि वो आपके बारे में इतनी उल्टी सीधी गलत बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि आप इसे आपसे डर नहीं लगता, आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कुछ ही दिन में वैसे भी यहाँ से चली जाऊंगी हमेशा के लिए, और सेफ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। किरण सुसु करती मुसलसल झूठ बोल रही थी, जबकि पास खड़ी खाला को इसके लफज पर यकीन था। इतनी आसानी से तो मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगी, वो भी तब जब इसके बाप ने अपनी आधी जायदाद इसके नाम कर दी है।
वो जहरीला बड़बड़ाई थी। इसके होश में आने की खबर जैसे ही बाहर बैठे लोगों को मिली, सबसे पहले अम्मी इसके पास आई थी। वो इसके पास बैठी मुसलसल रो रही थी, बस एक ही बात बार बार कह रही थी, मेरी गलती की सजा मिली है तुम्हें, मेरी गलती की सजा भुगत रही हो तुम। अम्मी आपने ऐसा क्या किया है कि मुझे बताएं, आखिर वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? ये बाहर बाबा क्या कह रहे थे, किस बात का बदला ले रही हैं मुझसे? वो बोली तो अम्मी से देखती रह गई, यानी कि वो बाहर हुई हर बात सुन चुकी है। अम्मी खुदा के लिए अब छुपाए ना, प्लीज मुझे बताएं कौन सी गलती की सजा भुगत रही हूँ मैं? पप्पा मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, किस बात का बदला ले रही हैं वो मुझसे? माँ को खामोश देखो, वो फिर से पूछने लगी, तुम्हारी फुप्पो की ननद तुम्हारे बाबा को पसंद करती थी, इनसे शादी की ख्वाहिश मंद थी, लेकिन तुम्हारे बाबा ने मुझसे शादी कर ली, जिसके बाद तुम्हारी फुप्पो के हामन ने इन्हें छोड़ने की धमकी दी और तुम्हारी वो अपने मैके में आकर बैठ गई थी। 2 महीने तक वो मुझसे अपनी नफरत का भरपूर इजहार करती रही, लेकिन फिर इन्हें पता चला कि वो तीसरी बार माँ बनने वाली है। इनके हामन को जब यह खबर मिली तो वो इन्हें मनाने के लिए आए और अपने साथ ले गए, लेकिन फिर भी तुम्हारे पप्पा ने वो इज्जत मकाम नहीं दे पाए जो कि पहले था। इनकी बहन ने आज तक शादी न की थी, जब तक वो पाकिस्तान में रही वो तुम्हारी पप्पो को किसी न किसी तरीके से तंग करती रही। तुम्हारी पप्पो ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, यहाँ तक कि भाई साहब अक्सर इन पर हाथ उठाते और इसी लड़ाई में ही इनका मिसकैरेज हो गया और इनकी बेटी पैदा होने से पहले ही मर गई। इस वक्त मेरे हाँ तुम्हारी पैदाइश हुई और उन्होंने तुम्हें देखते ही मनहूस कहना शुरू कर दिया। इनका कहना था कि तुम्हारी वजह से इनकी बेटी मर गई। हम किसी इंसान की सोच पर काबू नहीं कर सकते, ये इनकी सोच थी और वह ऐसा ही सोचती थी। इसके बाद भी तुम्हारी पुप्पी और पुप्पा के दरमियान लड़ाइयाँ होती रही। वो अक्सर घर छोड़कर यहाँ आ जाती और तुम्हारे बाबा को उल्टे सीधे तरीकों से मेरे खिलाफ करने की कोशिश करती, जिसकी वजह से हमारे दरमियान भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती। इन सब के बावजूद भी वो 7-8 साल तक तुम्हें मनहूस कहती रही, तुमसे नफरत करती रही। फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि वो तुमसे बहुत करीब हो गई। वो अपने बड़े बेटे कैफ को तुमसे मजीद करीब कर दिया। इस वक्त हम नहीं जानते थे कि इनके जहन में क्या चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने कैफ के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा तो मैंने तुम्हारे पापा को मना कर दिया, लेकिन तुम्हारे पापा इतने खुश थे इस रिश्ते से कि उन्होंने इनकार ना किया और खुशी खुशी तुम्हारी शादी कैफ के साथ करवा दी। इन्हें कैफ पर पूरा यकीन था कि वो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, लेकिन सच है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अम्मी ने अपने आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा था, और अब कैफ की मौत का जिम्मेदार भी वो मुझे समझती हैं। चाहत ने ठहर ठहर कर कहा तो अम्मा इसे देखकर रह गई थी। अम्मी क्या मैं सच में इतनी मनहूस हूँ कि जिसकी जिंदगी में आती हूँ इसकी जान ले लेती हूँ? वो रोती हुई इसके सीने से लगी और न जाने कितनी ही देर ऐसे ही बिलक बिलक कर रोती रही। इसे इस वक्त किरण याद ना थी, जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंची थी। बाद में भी वो किरण के खिलाफ कुछ न बोली। इसने किसी को भी कुछ नहीं बताया कि इसे छत से गिराने वाली किरण थी। एक हफ्ता माँ के पास अस्पताल में रहकर इसका ख्याल रखती रही, लेकिन एक हफ्ते के बाद उन्होंने फिर से वही शोर मचा दिया कि जब तक इद्दत खत्म नहीं होती तब तक वो इनके घर पर ही रहेगी। चाहत ने भी कोई इतराज न किया, वो इनके साथ वापस इसी के घर में चली आई। वो जानती थी कि वो इससे नफरत करती है। वो बस अपनी पप्पो की नफरत की इंतहा देखना चाहती थी। अगली ही सुबह इसके साथ पिछले दिनों जैसा ही रवैया इख्तियार कर लिया गया। लड़की इस घर में रहना है तो मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी, कल से वापस अपना काम करो। छत से गिरी हो, हड्डियां नहीं टूटी हैं तुम्हारी, और ना ही इतनी ज्यादा गहराई थी कि तुम्हें ज्यादा चोट लग जाए, इसलिए बंद करो ये ड्रामे। ये तुम्हारे माँ बाप को बर्दाश्त करते होंगे, मैं नहीं करूंगी। जी ठीक है पप्पो। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करती बस इतना ही बोल पाई थी। ये इसका सका रिश्ता था, इसकी सखी थी, वो कैसे इसके साथ इस तरह से कर सकती थी? वो अपनी बेटी खोने की वजह से इससे इतनी नफरत करती थी, लेकिन वो भी तो उनकी बेटी जैसी थी, हमेशा से इसे अजीज रखा था उन्होंने। और अब वो सोचते हुए बेड पर लेट गई। 2 महीने, सिर्फ 2 महीनों बाद वो इसके घर से चली जाएगी हमेशा के लिए। अम्मी ने इसे बताया था कि मूसा ने इसका रिश्ता मांगा है। मूसा ऐसा सोच भी कैसे सकता है? अभी इसके दोस्त को मरे हुए 2 महीने भी नहीं हुए और वो अपनी शादी रचाने के चक्कर में है। मूसा इतना घटिया है वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। इसके दिल में मूसा के लिए बदगुमानी पैदा होना शुरू हो चुकी थी। सैफ की शादी से हमें बुलाया है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है, मूसा ने आकर कहा तो वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। वो कैसे इन लोगों के घर भेज सकता है जिन लोगों ने इसकी जिंदगी जीने का हक भी छीन लिया था? मूसा मैं आपके साथ नहीं चल सकती, आप अकेले जाएं, इसने जल्दी से कहा और फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? चाहत इन लोगों से घबराना बंद कर दो, ये हमारा खानदान है, हमें इन लोगों के साथ ही रहना है, हमें इन लोगों के सामने ही रहना है। इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी किया, इसके बावजूद भी तुम्हें इन लोगों के सामने सर उठाकर जीना पड़ेगा। तुम गलत नहीं थी चाची, गलत हैं, इनकी सोच गलत है। इन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया। मैं तुम्हें इन लोगों से बदला लेने के लिए नहीं कह रहा, बस इन लोगों के सामने सर उठाकर जीने के लिए कह रहा हूँ। इन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, मैं तुम्हें इन लोगों से बदला लेने के लिए नहीं कह रहा, बस इन लोगों के सामने सर उठाकर जीने के लिए कह रहा हूँ। ये तुम्हारा हक है जिसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वो बोलकर बाहर निकल गया, जबकि चाहत ने शादी पर न जाने का फैसला कर लिया था। वो कभी भूखा सामने नहीं कर सकती थी, वो कभी फुप्पो का सामना नहीं कर सकती थी। फुप्पो ने इसके साथ जो कुछ भी किया था और किरण कितने गंदे इल्जाम लगाए थे इस लड़की ने इस पर, कम से कम वो किरण की शादी में तो कभी भी नहीं जाएगी। हाला मुझे समझ में नहीं आता, आपने चाहत को वापस इस घर में क्यों बुलाया? अच्छा ही था ना, हमारी छान छूट रही थी, क्या जरूरत थी इसे बुलाकर अपने सर पर बिठाने की? किरण ने इस वक्त फुप्पो के कमरे में बैठी इनसे बातें कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है अपने 2 बच्चों के कातल को इस तरह से जाने दूंगी? कभी नहीं। या तो ये लड़की सारी जिंदगी मेरे बेटे के नाम पर बैठी रहेगी, या अपने हाथ से गर्दन दबाकर जान निकाल दूंगी इसकी। क्या मतलब है आपका हाला? क्या आप इसे घर कभी भी नहीं जाने देंगी?
किरण ने परेशानी से कहा, इसके बाप ने सारी जायदाद इसके और इसके भाई के नाम कर दी है, जो इनके मरने के बाद इनके वली वारिस यानी कि बच्चों की होगी। इसके बच्चे तो है नहीं, शौहर इसका मर चुका है और अगर ये मर जाएगी तो इसकी जायदाद हमारी होगी। क्या मतलब खाला, क्या सोच रही हैं आप? मैं अपने बच्चे के मुस्तकबल के बारे में सोच रही हूँ। उनकी वजह से मेरे दोनों बच्चे मर गए, अब सिर्फ सैफ ही है मेरे पास और मैं अपने बेटे का मुस्तकबल जरूर संवारूंगी, चाहे इसके लिए मुझे चाहत को जान से ही क्यों ना मारना पड़े। पप्पू ने शातराना अंदाज में कहा, मतलब आप चाहत को मार देंगी? किरण ने अपने आप को कहते हुए सुना, हाँ, लेकिन सबको यही लगेगा कि वो अपनी गलती से मरी है। हाला, आपने क्या सोचा है? किरण ने डरते डरते पूछा, जबकि वो सिर्फ मुस्कुराई थी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई चाहत? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ शादी पर जरूर जाओगी। आज मेहंदी है, 2 दिन के बाद शादी है। वो अभी ड्यूटी से वापस आया था, जबकि चाहत को सुबह कहकर गया था कि वो तैयार रहे। हाँ, सैफ की मेहंदी है। मैंने आज से पहले ही कहा था मूसा, मैं शादी में नहीं जाऊंगी, मैं इन लोगों का सामना नहीं कर सकती। चाहत वैसे ही सोफे पर बैठी बताने लगी, चाहत इस तरह से छुप कर बैठने का कोई फायदा नहीं है। जितना मैंने कहा है बस इतना करो और तुम्हें शादी पर मेरे साथ हर कीमत पर चलना होगा, समझी तुम? मूसा को अब इस पर गुस्सा आ रहा था। वो कोई गलती ना होने की मूसा को अब इस पर गुस्सा आ रहा था। वो कोई गलती ना होने के बावजूद भी इन लोगों से इस तरह से छुप रही थी जैसे कि बहुत बड़ा गुनाह किया हो। प्लीज, वो लोगों का सामना नहीं करना चाहती, आप प्लीज चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि वो किरण मुझ पर मजीद कोई इल्जाम लगाए। अब चाहत रोने लगी तो मूसा भी नरम पड़ गया था। किरण तुम्हें भला क्यों कुछ कहेगी? ठीक है, तुम रोना बंद करो, जाना नहीं चाहती तो मत चलो, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। वो इसके आंसू साफ करता हुआ बोला, इतना मत रोया करो, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मूसा ने कहा, अच्छा, मुझे तो लगता था कि मैं आपको हर रूप में अच्छी लगती हूँ। चाहत मुस्कुराई तो मूसा भी मुस्कुरा दिया था। हाँ, लेकिन रोते हुए तुम्हारी नाक बहने लगती है, मूसा ने शरारत से कहा तो चाहत ने हाथ अपनी नाक पर रखा, फिर इसे घूरने लगी, जबकि मूसा की मुस्कुराहट बरकरार थी। सैफ काफी दिनों से घर वापस नहीं आ रहा था, जबकि इस वाकये के बाद किरण भी इससे कम ही बात करती थी। आज इसने भिंडी गोश्त बनाया था क्योंकि ये सैफ का फेवरेट था और आज बाबा ने जाने से पहले बताया था कि हो सकता है सैफ दोपहर में घर आए। जब से चाहत पर इल्जाम लगा था कि फूफो ने घर में हंगामा किया था, पापा भी कम ही इनसे बात करते थे, हमेशा इससे शर्मिंदा नजर आते। पापा तो आजकल फूफो से भी कम ही बात करते थे। इनका कहना था कि किसी की मासूम बच्ची पर इस तरह से घटिया इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, वो बस कुछ दिन की मेहमान है। लेकिन इस बात पर फुप्पो तो भड़क उठी। लड़ाई बढ़ गई, जिसकी वजह से इन दोनों में बातचीत बंद हो चुकी थी। इसलिए बाबा ने फुप्पो को यह बताना भी जरूरी न समझा कि सैफ आज वापस आएगा। सुनो, मैं और खाला शॉपिंग पर जा रहे हैं, आते हुए वक्त लग जाएगा। तब तक तुम लंच तैयार रखना, ये ना हो कि सैफ के ख्यालों में खोई रहो। किरण आते जाते इसे फिक्रे कसने से बाज नहीं आती थी। अक्सर सैफ का नाम लेकर इसके किरदार पर दाग लगाती। इसे इन लोगों की सोच पर हैरानगी होती। सैफ हमेशा से इसके लिए भाई की तरह अजीज था, जिसे पप्पू अक्सर इसका यार कहती थी, ये भी सोचे बिना कि वो इनका अपना ही बेटा है। वो दोनों चली गई। कुछ देर आगे पीछे का काम खत्म करके बाद वो आराम करने की नीयत से अपने कमरे में गई थी, लेकिन थकावट की वजह से थोड़ी ही देर में नींद इस पर हावी हो गई। जब इसकी आंख दोबारा खुली तो 11 बजने वाले थे। पप्पू लोगों को गए हुए 2 से 2.5 घंटे हो चुके थे। या अल्लाह, मैं इतनी देर कैसे सो गई? वो लोग तो आने ही वाले होंगे, खाना नहीं बना होगा तो फिर मुझे बातें सुनाएंगे। वो जल्दी से उठी और किचन में आई, फिर इससे गोश्त और भिंडी निकाली से किचन में अजीब सी स्मेल महसूस हुई, लेकिन वक्ती तौर पर वो समझ नहीं पा रही थी कि ये किस चीज की स्मेल है और ना ही इसके पास जाने का वक्त था। ऐसे जल्दी खाना तैयार करना था। इसने जल्दी से गोश्त कुकर में डालकर चूल्हे पर रखा और गैस चलाते ही किचन में आग भड़क उठी। जिस तेजी से किचन में आग लगी थी, इसी तेजी से चीखों की आवाज आना शुरू हुई थी। चीखों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। तभी सैफ दरवाजे से आता हुआ दौड़कर किचन में आया था। चाहत की पूरी कमर आग से जल रही थी। वो जल्दी से इसके करीब आया और आग बुझाने की कोशिश करने लगा। पूरा किचन जल उठा था। इसने जितना जल्दी हो सके चाहत को किचन से बाहर निकाला था। इसे होश आया तो वह अस्पताल में थी। अपनी कमर और दाएं हाथ पर जलन हो रही थी। वो कैसे यहाँ तक पहुंची, इसे आग से किसने बचाया? वो कुछ नहीं जानती थी, बस जानती थी इतना कि जब तक वो बेहोश हो गई थी तो इसके आगे पीछे सिर्फ आग ही आग थी। किचन में आग कैसे लगी? ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ था। हम छोड़ेंगे नहीं आपको, आप पर केस कराएंगे। आपने जानबूझकर चाहत के साथ इस तरह से किया है। हमने आपको अपनी बेटी दी और हमने आपको अपनी बेटी दी और आपने हमारी बेटी को मारना चाहती हैं। बाहर से पापा की आवाजें आ रही थी। मैं कुछ नहीं करना चाहती भाई, तुम्हारी बेटी खुद ही बदकिरदार है। छुपा कर मेरे छोटे बेटे से चक्कर चलाकर रखा था इसने। हमने कहा हमारे साथ शॉपिंग पर चलो, न जाने क्या क्या बहाने बनाने लगी। अल्लाह ने इसकी करतूतों की सजा दी है। इसे क्या तुक बनती है? सिवाय सैफ के घर पर कोई भी न था। पूरे अस्पताल में पप्पू की आवाज गूंज रही थी। हर कोई इसकी बदकिरदारी के किस्से सुना रहा था। इसे कितनी तकलीफ है ये जानने में किसी को दिलचस्पी न थी। अब हमारी बेटी आपके पास नहीं रहेगी। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हमसे ये हुई कि हमने अपनी बेटी को आपके हवाले कर दिया। हाँ तो ले जाओ अपनी बेटी, हमें भी नहीं चाहिए। एक बेटा तो खा गई मेरा, अब दूसरे पे भी इसकी नजर है। फुप्पो जली कट्टी सुनाती वहां से निकल गई थी, जबकि जाने से पहले बाबा ने इसके सर पर हाथ फेरा और सेफ गुड बाय कजन कहने आया था।
इसे वापस अपने घर आए 2 महीने गुजर चुके थे। हर बात में मामा एक ही बात निकालती, मूसा ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। जब तुम्हारी शादी हुई तब भी वो रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन तब हमने इनकार कर दिया। लेकिन अब हम इनकार करके इस रिश्ते की बेकदरी नहीं कर सकते। तुम्हारे बाबा कह रहे हैं हम तुम्हारी फूफा पर भी केस करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हारी गवाही की जरूरत है। इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी जुल्म किया हम लोगों को माफ नहीं करेंगे। नहीं मामा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आग गलती से लगी थी, किसी ने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। फूफा ने मेरे साथ जो भी किया मुझे इनका गम नहीं है और मैं मूसा से शादी नहीं करना चाहती। प्लीज इस वक्त मेरे सामने ये बात मत करें। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, बस इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन मम्मा ने इसकी बात नहीं मानी। वो हर बात में मूसा की शादी की बात निकाल आती। अब तो बाबा और भाई भी इससे मूसा से शादी करने का कह रहे थे। घर में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो जब भी किसी के साथ आकर बैठती तो यही कहते कि तुम मूसा से शादी कर लो। अब वो इस बात से उकताने लगी थी। आप लोग क्या चाहते हैं, मैं घर में ना रहूं? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हॉस्टल में रह लूंगी, चली जाऊंगी इस घर से। बस खुदा के लिए मेरे सामने ये मूसा नामा बंद कर दे। वो अब बहुत कम बोला करती थी, पहले की तरह शरारतें नहीं करती थी। सब घर वालों ने इसे इसकी पुरानी रूटीन की तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी पुरानी जिंदगी जीना ही नहीं चाहती थी। वो जिंदा दिल हंसमुख सी लड़की उदास और परेशान रहने लगी। वो अक्सर हौब में आग जलते देखकर डर जाती थी। अपने जिस्म पर आग के दाग देखकर अक्सर रोने लगती। इसे लोगों से मिलने से खौफ आने लगा था। वो अकेले बैठे ज्यादातर अपने कमरे में रहती। इसने घर वालों से भी बातचीत करना छोड़ दिया था। इसी दौरान पता चला कि रात हार्ट अटैक की वजह से मूसा की मां का इंतकाल हो गया। अम्मी ने अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद मूसा से शादी करने की बात दब गई। घर में कोई इसे मूसा से शादी करने के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन 6 महीने के बाद मूसा ने एक बार फिर से इसका रिश्ता मांगा, जिसके बाद मामा बाबा ने इसके सामने ये शर्त रखी कि अगर वो इन्हें जिंदा और खुश देखना चाहती है तो मुझसे शादी कर ले। जिसके बाद मामा बाबा ने इसके सामने शर्त रखी कि अगर वो इन्हें खुश और जिंदा देखना चाहती है तो मूसा से शादी कर ले। मजबूरी की इंतहा ये थी कि वो मूसा से शादी करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन शादी से पहले एक बार मूसा से मिलना चाहती थी। वो मेहंदी से घर वापस आया तो देखा चाहत आराम से सो रही थी। सारा दिन ड्यूटी के बाद मेहंदी वो काफी थका हुआ था। सभी ने चाहत का पूछा था, इसने बस इतना कहा कि इसे शोर शराबा ज्यादा पसंद नहीं है। रिश्ते वालों को तो इसने संभाल लिया था, जबकि चाची ने तो झूठे मुंह भी चाहत की बात ना की थी। सैफ ने भी इसे चाहत के बारे में पूछा। सैफ के बाबा ने भी कहा था कि इसे अपने साथ ले आते। वो भी हंस हंस कर सबसे मिलकर यही कहता रहा कि चाहत शादी में जरूर आएगी। अब घर आया तो इसे परसुकून सौदा देखकर जैसे सारे दिन की थकान खत्म हो गई थी। वो चेंज करके इसके करीब लेटा। इसे देखते देखते रोज की तरह आज भी इसकी आंख लग गई थी, और आज भी पिछली रात की तरह चाहत की चीख ने जगा दिया। क्या हुआ चाहत, तुम ठीक तो हो ना? वैसे नीचे खड़ी थी, बस के बिल्कुल करीब आकर इसने पूछने लगा। मूसा वो छिपकली। इसने छत के बीचों बीच लटकी उल्टी इसने छत के बीचों बीच उल्टी लटकी छिपकली की तरफ इशारा किया था। मूसा जो परेशानी से इसके करीब खड़ा था, छत की तरफ देखने लगा जहां एक छोटा सा छिपकली का बच्चा था। वो बेख्तियार मुस्कुराया। तुम आधी रात को जाकर छिपकली को देखकर चीखें मार रही हो? मूसा, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, प्लीज आप इसको यहाँ से भगा दें, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। इसने डरते हुए दोनों हाथों से मजबूती से इसका बाजू पकड़ रखा था। चाहे तुमने मुझे बहुत मायूस किया है, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था। वो हंसते हुए बोला, मैं बहादुर हूँ, बस छिपकली से थोड़ा सा डर लगता है। वो मनमनाई। थोड़ा सा डर? वो खुलकर हंसा, जबकि इसके हाथों में कमकमाहट वो महसूस कर रहा था। वो छिपकली को भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन छिपकली भी बहुत ढीठ थी, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जबकि चाहत का कहना था कि जब तक छिपकली इसके कमरे से न चली जाए वो इस कमरे में कदम नहीं रखेगी। इस वक्त वो दोनों टांगे ऊपर किए सोफे पर बैठी हुई थी, जबकि सारा दिन का थका हारा इंस्पेक्टर मूसा हैदर अपनी प्यारी सी बीवी की नींद के लिए छिपकली को भगा रहा था। फिर आखिरकार वो छिपकली भाग ही गई। मूसा ने सुकून का सांस लिया और बाहर आया, जहां चाहत आधी सोफे से नीचे लटकी मजे से सो रही थी। वो बेख्तियार मुस्कुराया और आगे बढ़कर चाहत के नरम और नाजुक वजूद को अपनी बाहों में उठाए कमरे में ले आया। इसे बेड पर लिटाकर अपनी तरफ आ गया और अगले ही लम्हे चाहत ने इसकी गर्दन में अपना हाथ डाला। वो यकीनन नींद में थी, वरना इस तरह का एहसान वो भी जागते हुए नामुमकिन था। इसे जब पता चला कि चाहत ने इसे मिलने के लिए बुलाया है तो वो खुश हो गया। चाहत से शादी सिर्फ इसकी ही नहीं बल्कि इसकी माँ की भी ख्वाहिश थी, कैफ की ख्वाहिश थी। जिस दिन इसकी माँ मरी वो बहुत टूट गया था। आखिरी बार इसकी माँ ने बस इतना कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम चाहत से शादी जरूर करना, इसकी जिंदगी में खुशियां वापस जरूर लाना, तुम इसे पहले वाली चाहत बनाओ, इसे वही बहादुर लड़की बनाओ जो वो हमेशा से थी। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो चाहत को इसकी पुरानी जिंदगी लौटा देगा। चाहत ने इसे एक होटल में बुलाया था। मूसा वक्त से पहले वहां पर पहुंचा था। तकरीबन 15-20 मिनट बाद चाहत भी इसी के टेबल पर आकर बैठी। क्या खाओगी तुम, क्या मंगवाऊं? इसने बात का आगाज किया। मूसा भाई, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं इनकार कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद इस शादी से इनकार कर दें। मेरे घर वालों ने मेरे सामने शर्त रखी है कि अगर मैं आपसे शादी नहीं करूंगी तो वो मुझसे सारे तलकात खत्म कर लेंगे। प्लीज आप खुद इस रिश्ते से इनकार कर दें। मूसा को उम्मीद न थी कि वो इसके सवाल का जवाब देगी। चाहत, मैं रिश्ते से इनकार नहीं करूंगा क्योंकि ये कैफ की आखिरी ख्वाहिश है और मैं इसकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, तुम ये शादी करना चाहो या ना चाहो। मूसा ने बगैर बुरा मनाए जवाब दिया था, लेकिन मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। मुझे नहीं लगता कि मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजार पाऊंगी। मेरे दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं जागती, किसी को अच्छा लगे या बुरा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके साथ एक नॉर्मल बीवी की तरह नहीं रह सकती। मेरे एहसास मर चुके हैं, मेरे अंदर अब कुछ भी नहीं बचा। मुझे शादी करके सिवाय पछतावे कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। प्लीज आप खुद
प्लीज आप खुद इस रिश्ते से इनकार कर दें, क्योंकि आप सिर्फ मेरे वजूद से शादी करेंगे। मैं कभी आपको प्यार नहीं कर पाऊंगी। ये सच है कि मैंने कभी कैफ से मोहब्बत नहीं की। कैफ और मेरा रिश्ता मोहब्बत से ज्यादा दोस्ती का था। मैंने कभी इनके बारे में इस तरह से नहीं सोचा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं किसी से भी मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी। मैं किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। आई एम सॉरी, लेकिन मुझसे शादी करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो उठकर जा चुकी थी, जबकि मूसा कितनी ही देर इसी टेबल पर बैठा रहा था। बहुत सारा वक्त गुजर चुका था। कैफ इसकी पहली बरसी के बहुत सारा वक्त गुजर चुका था। कैफ की पहली बरसी गुजर गई। मूसा इस दौरान कहाँ था कोई नहीं जानता था। फिर अचानक एक दिन मूसा वापस आया और एक बार फिर से वही बात शुरू हो गई, और इस पर चाहत को बताए बगैर ही सब कुछ तय हो गया था। इसे बताया गया तो बस इतना कि एक हफ्ते के बाद मूसा के साथ इसका निकाह है। इसने इनकार किया, जिसके बाद घर में सबने इससे बात करना छोड़ दिया था। एक दिन बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई, लेकिन बाबा ने इससे मिलने से भी इनकार कर दिया। वो इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। वो अपने बाबा की नाफरमान हो चुकी थी। मामा ने इससे कहा था कि क्यों इस उम्र में इनको तकलीफ दे रही हो, क्या तुम अपने वालिदैन की एक बात नहीं मान सकती। फिर मामा ने इसके सामने हाथ पैर जोड़े। वो भी कितना बर्दाश्त करती। आखिर अपने माँ बाप के सामने हिम्मत हार गई। किसी ने इसकी बात नहीं मानी थी। आखिर एक हफ्ते के बाद मूसा के साथ इसका निकाह हो गया। वो मूसा के साथ इसके घर आ गई। वो सबसे नाराज थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि रुखसती के वक्त भी वो किसी से ना मिली, लेकिन अब इसे लग रहा था कि इसके माँ बाप का फैसला बिल्कुल ठीक था। मूसा इससे मोहब्बत करता था, बेइंतहा मोहब्बत, और इस बात का अंदाजा इसने मूसा के साथ रहते हुए 4 महीनों में लगाया था। इसने गलत कहा था कि इसके दिल में किसी के लिए एहसास पैदा नहीं हो सकते। वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकती। मूसा ने इसे एक नॉर्मल जिंदगी दी थी, इसके दिल की दुनिया बदल दी थी। मूसा से मोहब्बत करती थी या नहीं, ये वो नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब वो मूसा के साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती थी। इसने यही सोचा था कि वो मूसा से माफी मांग लेगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज सुबह जाने से पहले मूसा ने इसे कहा था कि तुम्हें सैफ की शादी में सिर्फ मेरे साथ हर कीमत पर चलना होगा। इस मामले में तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, इसलिए जब मैं आऊँ तब तुम तैयार मिलो। अगर ना मिले तो मैं तुम्हें अपने हाथों से तैयार करके अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो मजबूर हो चुकी थी। इसे किसी भी हालत में मुंह से माफी मांगनी थी। वो जब आया तो मूसा से माफी मांगनी थी। वो जब आया तो वो तैयार थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मूसा ने बहुत बार अपना दिल थामा था। फिलहाल अपने बेचैन नजरों को आगे पीछे घुमाया। शुक्र है थोड़ी अकल आई मैडम को। खुश रहा कर इसका गाल थपथपा कर वो अंदर चला गया था। थोड़ी तैयारी में तैयार होकर थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर निकला। मूसा का सारा खानदान ही मूसा को इसका खानदान का सबसे हसीन तरीन मर्द कहता था, और ये बात गलत भी न थी। वो खूबसूरत मर्द था। मूसा, आप सारा वक्त मेरे साथ रहेंगे ना? वहाँ मुझे अकेला तो नहीं छोड़ेंगे? गाड़ी में बैठते हुए चाहत ने पूछा था। मैं बिल्कुल तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, सारा वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। मूसा ने इसका हाथ थामा और इसे अपने साथ होने का यकीन दिलाया। यहाँ आकर चाहत को पहला झटका तब लगा जब वो सैफ से मिले स्टेज पर आई। सैफ इसे देखकर बहुत खुश हुआ था और इसे अपनी बीवी से मिलाने लगा, लेकिन ये क्या, वो लड़की किरण नहीं बल्कि कोई और थी। इसने हैरानगी से सैफ की तरफ देखा और फिर मूसा की तरफ देखने लगी। मूसा मुस्कुराते हुए बाकी मेहमानों से मिलने के बहाने नीचे आया था। मूसा, इसकी शादी तो किरण के साथ होने वाली थी ना? ये लड़की कौन है? इसने हैरानगी से पूछा। सैफ साहब का कहना है कि वह एक मतलबी, खुदगर्ज, चालाक और शातिर लड़की से शादी कभी नहीं करेगा, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। मूसा ने मुंह बनाकर इसकी एक एक बात दोहराई थी, जबकि वो मुंह खोले सुन रही थी। एक वक्त था जब सैफ इसकी खूबसूरती का दीवाना था, लेकिन शादी के लिए इसने जिस लड़की का इंतखाब किया वो बहुत ज्यादा खूबसूरत ना थी, लेकिन काफी मासूम थी। तुम्हें पता है, जिस दिन से तुमने वो घर छोड़ा है, सैफ ने अपनी माँ से बात नहीं की। सैफ के बाबा इसकी उम्र में इस माँ को छोड़कर सैफ के बाबा इस उम्र में इसकी माँ को छोड़कर इससे धक्के खाने पर मजबूर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ना छोड़ा। उन्होंने जानबूझकर तुम्हें आग लगाई थी। किरण ने बाद में सब राज खोल दिए। वो देख रही हो, वो औरत जो साड़ी में सबसे हंस हंस कर मिल रही है, जानती हो कितना रोती होगी वो अकेले में? इसने सामने से आती फुप्पो की तरफ इशारा किया था। ये औरत आज भी दिखावा करती है चाहत, वो सिर्फ दुनिया के सामने खुश है। ना इसका बेटा इससे बात करता है, ना इसका शोहर। वो किसी फालतू चीज की तरह इसके घर में रहती है, लेकिन अभी तक इसकी फितरत नहीं बदली। वो आज भी इतनी ही मतलबी है जितनी कि कल थी। पुप्पा आकर इसके पास रुकी। चाहत ने मजबूती से मूसा का हाथ थामा था। थोड़ा दूर रहो इससे, मूसा मनूस है ये, जिसकी जिंदगी में आती है इसे खा जाती है। थोड़ा दूर रहो इससे, मूसा मनूस है ये, जिसकी जिंदगी में आती है इसे खा जाती है। पप्पू ने छुपा छुपा कर मुस्कुराते हुए कहा था। नहीं चाची, चाहत मेरी बीवी है, मेरे लिए मेरी जिंदगी है। वो न कल मनूस थी और ना ही आज मनहूस है। मनहूस कोई नहीं होता, बस हम खुद से फर्ज कर लेते हैं, जैसे आपने खुद से फर्ज कर लिया। आपकी अपनी गलतियों की वजह से आपकी बेटी पैदा होने से पहले मर गई, लेकिन आपने फर्ज कर लिया कि वो चाहत की वजह से मर गई। कैफ अपने वतन से वफा निभाते हुए मर गया, लेकिन आपने फर्ज किया कि चाहत से शादी की वजह से वो मर गया। आपका बेटा आपकी गलतियों की वजह से आपसे बात नहीं करता, लेकिन आपने फर्ज कर लिया कि ये भी चाहत की वजह से हुआ है। आप खुद अपने शोहर को वफा और मोहब्बत नहीं दे पाई, लेकिन आपने फर्ज कर लिया कि चाहत की वजह से वो आपसे दूर है। लेकिन मैं भी पत्थर पर सर टेक रहा हूँ। आपने कौन सा ये बातें समझ लेनी है? चलो चाहत, तुम्हें ऐसे लोगों के बीच में ले चलो जिनके अंदर एहसास जिंदा है, वरना मतलबी और पत्थर लोगों के बीच में रहते हुए तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज मेरी बीवी की तकलीफ की वजह बने। इसे चाहत के बाजू का घेरा बनाते हुए वहां से हटाया, जबकि फुप्पो का वजूद पत्थर बना मूसा की बातें सुन रहे थे।
वापसी पर चाहत एक ही बात सोचती रही कि आज मूसा ने किस तरह से इसकी इज्जत रखी पप्पो के सामने। लेकिन किरण के बारे में सुनकर इसे दुख हुआ था। किरण की शादी एक गरीब खानदान में हुई थी और वह इसका गुजारा भी मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद भी किरण को वहीं पर रहना था, क्योंकि इसके माँ बाप ने कहा था कि अगर इसने रिश्ते निभाने में कोई गलती की तो इसे माँ बाप का सहारा भी नहीं मिलेगा। लेकिन पप्पो तो आज भी वैसी ही थी। सैफ और पापा दोनों ही इससे बात नहीं करते थे और मूसा ने आज पप्पो के सामने इसकी इज्जत रखी। पप्पो का बताया कि वो मनहूस नहीं है बल्कि प्यार करने के काबिल है। मूसा इससे मोहब्बत करता है, वो उसकी बीवी है। और इस बात के बाद चाहत सारी महफिल में सर उठाकर घूम रही थी। मूसा ने एक सेकंड के लिए भी इसका हाथ ना छोड़ा था। यहाँ तक कि गाड़ी में बैठने से पहले भी इसने मूसा का हाथ थामे रखा था। मुस्कुराहट इसके लबों से जुदा ना हो रही थी। इसने बेख्तियार गाड़ी चलाते मूसा के कंधे पर अपना सर रखा और आज की रात वो सबके लिए शिकवे दूर करने का इरादा रखती थी। वो इसका हमसफर था, इसका साथी था, जो हर मैदान में इसके साथ खड़ा हो गया था। कभी इसे अकेला नहीं लड़ने दिया, वो खुद इसके लिए लड़ेगा। मूसा के लिए हाथ से गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन वो चाहत को अपने कंधे से हटा नहीं चाहता था। आखिरकार पेशकदमी पहली बार हुई थी और खौफ में भी नहीं, लेकिन हकीकत में। वो घर आई तो सीधी अपने कमरे में चली गई, जबकि मूसा भी गाड़ी पार करने गया हुआ था। वो दाएं से बाएं चक्कर लगाती यही सोच रही थी कि आखिर किस तरह से वो मूसा से माफी मांगेगी। बहुत देर के बाद इसके पैर दर्द करने लगे, लेकिन मूसा कमरे में ना आया था। इसने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो मूसा टीवी देख रहा था। हद ही हो गई, न जाने कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ और ये इधर आने का नाम नहीं ले रहे। चलो मैं ही बात चली जाती हूँ और बाहर जाकर कहूंगी कि मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। कितना अजीब लगेगा। कुछ और सोचती हूँ, अगर मूसा होते तो वो कैसे माफी मांगते। हाय, वो तो किसी रोमांटिक अंदाज में माफी मांगते। कभी कभी इनको देखकर लगता है जरूर नावल पढ़ते होंगे, वरना इतना रोमांटिक और मीठा मीठा कैसे बोल सकते हैं। जो भी है, मुझे इनसे माफी मांगनी ही होगी। आज से सब कुछ ठीक हो जाएगा। या अल्लाह मेरी मदद करे। मैं किस तरह से मूसा से बोलूं कि मैं इनसे शर्मिंदा हूँ और अब सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। क्या मुझे मूसा माफ कर देंगे? हाँ, वो कभी मुझसे नाराज नहीं होते। हाय दुनिया के बेस्ट हस्बैंड। इसने दिल ही दिल में मूसा की बलाएं ले डाली थी। आप हमेशा ऐसे ही रहिएगा। 2 घंटे तक वो कागज पे कुछ ना कुछ लिखती रही थी कि किस तरह से अल्फाज ठीक रहेंगे मूसा से माफी मांगने के लिए, लेकिन इस वक्त इसके पास कोई अल्फाज ही न थे। अब इसे रोना आने लगा था। जब लोगों को बातें सुनाने पर आती थी तो कितनी निकलती थी, और आज जब पहली बार किसी से माफी मांगने जा रही है तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे। और ये एक मूसा जो आज कमरे में नहीं आ रहा था। बर्दाश्त की इंतहा थी जो अब खत्म हो चुकी थी। वो उठकर बाहर आई। पिछले 2 घंटे से अंदर आपका इंतजार कर रही हूँ। आपसे ये नहीं हुआ कि अंदर आए। यहाँ टीवी पे बैठे हैं, वो सर पर सवार थी। तुमने मुझे कब कहा कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो? और मैं तो रात को टीवी रोज देखता हूँ, तुम्हें पता भी है। आओ बैठो, इतनी अच्छी फिल्म चल रही है, तुम भी देखो। नहीं, मुझे नहीं देखनी, आप अंदर चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। हाय, बात करने के लिए अंदर जाने की क्या जरूरत है? चाहत ने सोचा। नहीं, बिल्कुल आप यहाँ नहीं, बल्कि आप यहीं बैठे, मैं यहीं पर बात करती हूँ। मूसा उठने लगा तो वो कहने लगी। मूसा कंधे उचकाकर बैठ गया। वो मूसा दरअसल मुझे आपको कहना चाहती थी कि समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे। मूसा, मैं आपके साथ एक नई जिंदगी, मेरा मतलब है हम दोनों की नई जिंदगी, मतलब मैं और आप एक साथ। वो मुस्कुराया। तुम्हारा मतलब है कि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करें? तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो, है ना? यही कहना चाहती हो ना? उसकी आंखों में आंखें डाले पूछने लगा। वो नसें झुका गई। सच था, मूसा इसके बारे में सब कुछ जानता है। वो कब क्या कहना चाहती है, कब क्या करना चाहती है, इसे सब कुछ पता था। इसने सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई और नसें जमीन पर गाड़ ली। माफी तो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें सजा मिलेगी। आखिर तुमने मुझे इतना तंग किया है, इतना हक तो बनता है मेरा। वो मुस्कुराकर बोला। मैंने कहाँ तंग किया? मैंने तो कुछ भी नहीं कहती। कभी आपको चाहत जल्दी से बोली थी, और पिछले 4 महीनों से मेरा जीना हराम करके रखा है। इसका क्या? 4 महीने से जो मुझे तरपा रही हो, इसका क्या? दिन रात मेरे साथ होकर भी मुझसे दूर हो, इसका क्या? एक एक बात का हिसाब लूंगा। जाने मन वो इस पर झुकते हुए बोला। तो तुम तैयार हो हिसाब देने के लिए? वो इस पर झुकते हुए पूछने लगा तो चाहत उनके गाल सुर्ख हो गए थे। मूसा, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। इसका इरादा भांप कर वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी थी। नींद तो तुम्हारी अब मैं पूरी करूंगा। वो इसके पीछे भागते हुए बोला। पहले कि वो दूर जाती मूसा इस तक पहुंचता इससे पहले कि वो इसे दूर जाती मूसा इस तक पहुंचा और खींचकर खुद से करीब कर लिया। बहुत कर ली तुमने अपनी नींदें पूरी, अब जरा मेरी 4 महीनों की नींदों का हिसाब दो। आज वो मुकम्मल इसके होश ठिकाने लगाने के इरादे रखता था। इसने वक्त साया के बगैर इसे अपनी बाहों में उठाया। मूसा, बात तो सुने। वो कुछ कहना चाहती थी। नहीं, मुझे तुम्हारी मजीद कोई बातें नहीं सुनी। अपने बच्चों को दुनिया में लाने के लिए वेट नहीं करवा सकता। वो कब से लाइन में लगे हैं, कह रहे हैं बाबा हमें दुनिया में लाए। वो इस पर झुकते हुए मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला था, जबकि चाहत शर्म से पानी पानी होती इसके सीने पर सर टका गई थी। 5 साल के बाद। हनान, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? कितनी बार समझा चुकी हूँ तुम्हें, इतनी सर्दी में इस तरह से नंगे पैर नहीं घूमते बेटा, सर्दी लग जाएगी। और तुम स्वेटर तक नहीं पहनी। बस के पीछे स्वेटर लिए भाग रही थी। मम्मा प्लीज, मुझे नहीं ये कंबल पहनना। वो जैकेट को खुद से दूर करता हुआ बोला था। बेटा प्लीज पहन लो, सर्दी लग जाएगी। अच्छा ये जूते तो पहनो। वो जूते इसके करीब करते हुए बोली। मैं ना जाने वो जिद के मामले में किस पर गया था। ना तो चाहत इतनी सीधी थी और ना ही मूसा। चाहत इसकी बेवजह किसी से बहुत ज्यादा परेशान रहती, लेकिन मूसा इन सब चीजों को बहुत इंजॉय करता था। इसे तो अपना बेटा हनान किसी शहजादे से कम ना लगता था। वो इसकी हर जिद पूरी करता, इसकी पसंद की चिप्स इसके कहने से पहले लाकर देता। कोई यही वजह थी जिसकी वजह से वो और जिद्दी होता जा रहा था। मूसा, आप इसे भगा रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनता है। चाहत रोज इसकी शिकायतों का मूसा, आप इसे बिगाड़ रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनता। चाहत रोज इसकी शिकायतों का पटारा खोलती, लेकिन आज इसने हद ही कर दी थी। हनान स्कूल से वापस आया और बैग जोर से जमीन पर फेंक कर वहीं बैठ गया, जबकि मूसा जो इसे स्कूल से अभी लेकर आया था इसके सामने ही
हनान स्कूल से वापस आया और बैग जोर से सोफे पर पटक कर वहीं पर बैठ गया, जबकि मूसा जो इसे स्कूल से अभी लेकर आया था इसके साथ ही सोफे पर बैठ गया था। मामा, मेरे क्लास फेलो आहत की बहन बिल्कुल डोल जैसी है। आज इसके मामा इसे लेकर आई थी। मैंने मांगा तो कहती है अपनी बहन लाओ। मैंने इस डोल को उठाना चाहा तो इसने नहीं उठाने दिया मुझे वो डोल चाहिए। मूसा चाहत जो गौर से इसकी बात सुन रहे थे, इसका मतलब समझकर दोनों ही सर पकड़ कर बैठ गए थे। फिर मूसा के लबों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट आई। मुझे तो कोई इतराज नहीं, मैं खुद एक डोल चाहता हूँ। मूसा ने शरारत से चाहत की तरफ देखा था, जो मुंह खुले से देख रही थी। बोली, बेटे के सामने तो लिहाज कर जाएं। मूसा की मोहब्बत का असर था कि ना सिर्फ चाहत ने अपनी पढ़ाई खत्म की थी, बल्कि वो अपनी पेंटिंग पर भी ध्यान देने लगी थी। और इस पर एक नई फरमाइश। चाहत नफी में गर्दन हिलाती किचन में जाने लगी, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा फुप्पो खड़ी थी। फुप्पो, ये क्या हालत बना कर रखी है आपने? आप ठीक तो है ना? इसने जल्दी से फुप्पो को अंदर आने का इशारा किया। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ चाहत। मैं एक बहुत बुरी और खुदगर्ज और गलत औरत हूँ। मैं तुम्हें मनहूस कहती थी, लेकिन सच तो यह है कि मैं खुद मनहूस हूँ। मैं कभी तुम्हें समझ नहीं पाई। मैंने अपने शोहर को खोया, अपनी बेटी खोई, फिर अपना बेटा खोया, और आज मैंने सैफ को भी खो दिया, हमेशा के लिए। वो अपनी दोनों बेटियों और बीवियों को लेकर हमेशा के लिए सौदैया चला गया है। इसके शोहर 3 साल पहले इंतकाल कर चुके थे, लेकिन सैफ इनसे बात करे या ना करे, लेकिन साथ तो रहता था। आज वो भी इन्हें छोड़कर चला गया, हमेशा के लिए अपनी फैमिली को लेकर। जाने से पहले वो इतना कहकर गया था कि इन्हें पैसे भिजवाता रहेगा और फोन पर रब्ता रखेगा। वो सब कुछ जान चुका था। किरण ने सारे राज खोल दिए थे। चाहत को मारने की कोशिश की गई थी दौलत के लिए। यही वजह थी कि अब वो हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर चला गया। वो इसकी माँ थी, वो छोड़ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी चला तो गया था। और अब आप मेरे पास रहे पुप्पो, यहाँ हमेशा आपकी बेटी को अपने पास रखूंगी। आप क्यों अकेले रहेंगी? बेटा छोड़ गया तो क्या हुआ, बेटी तो है ना आपके पास। वो इन्हें हौसला देते हुए बोली। रोती हुई इसके पैरों में गिर गई थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, चाहे तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ बेटियों से कभी माफी नहीं मांगती, और ना ही बेटियां माओं पर एहसान करती हैं। खबरदार जो आपने आइंदा ऐसी बात की। और आंसू बहाए। फुप्पो चाहत से बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, लेकिन जिस तरह से चाहत ने इन्हें माफ करके अपने गले लगाया था और अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी, ये बात इसके दिल में मजीद इनके लिए, मूसा के लिए इज्जत बढ़ा गई थी। इन्हें अपने बेटे से भी कोई गिला ना था। वो हजार गलतियां कर चुकी थी, इसके बाद सैफ का इनको माफ करना बहुत मुश्किल था। वो सैफ के लिए दुआएं करती थी। 3 साल पहले सैफ को 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी। सैफ इनसे बहुत कम बात करता था, लेकिन इसके बावजूद भी इसने काफी बार इन्हें कहा था कि वो इनके साथ चले, लेकिन वो नवानी और हमेशा चाहत के पास आ गई थी। वक्त गुजरने लगा, सब कुछ ठीक हो चुका था। फुप्पो भी इनके साथ रहती और हनान तो ज्यादातर इन्हीं की गोद में रहता। अब इसकी ख्वाहिशात को पूरी करने वाला एक और इंसान इस घर में आ चुका था। वो इनसे भी खूब नखरे उठवाता, और फिर हनान की डोल वाली ख्वाहिश भी जल्द ही पूरी हो गई। मूसा को देखकर फैसला करना बहुत मुश्किल था कि वो हनान को ज्यादा चाहता है या हनैन को, लेकिन इनकी फैमिली मुकम्मल हो चुकी थी। पर वो पांचों अपनी फैमिली में बहुत खुश थे। अल्लाह ने इनके दिल पिघला दिए थे, इनके दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर दी थी। मूसा ने चाहत को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया था, तो चाहत ने भी मूसा की जिंदगी में आकर इसकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। इंसान की खुद साख्ता सोच ही इसे लेकर डूबती है। चाहत मनहूस है, इसकी खुद साख्ता सोच ने इसको ले डूबा, जिसके बाद इसने अपना दिल पत्थर कर लिया था। लेकिन पानी का एक कतरा भी पत्थर में सुराख कर सकता है। यहाँ तो मूसा की बेपनाह मोहब्बतें थी, तो चाहत का दिल कैसे न पिघलता। तो गाइज, ये थी आज का मुकम्मल एक कंप्लीट नावल। मिलेंगे कल परसों या फिर किसी और दिन एक कंप्लीट नावल के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। खुश रहें, आबाद रहे, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।